हेलो एवरीवन, दिस इज सीए रूपल जैन मेकिंग टैक्सेशन इजी फॉर यू। और आज अपन पहुंच चुके हैं पार्ट 6, डे 23। टॉपिक का नाम है हमारा पीजीबीपी। ठीक है। फर्स्टली तो मैं कुछ एडवाइस देना चाहूंगी कि अभी तक आप लोगों ने जितना भी पढ़ा है प्लीज वो सारी चीजों को रिवाइज करते रहिए, क्योंकि रिवीजन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ठीक है। तो रिवाइज जो है आप चाहे तो टेक्स्ट बुक से भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप चाहो तो अगर आप अभी से चैट बुक पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आप लोग के लिए जो है वो ज्यादा इजी होगा। ठीक है। तो अगर आप लोग अभी से, और चार्ट बुक में तो ये बहुत इजी तरीके से प्लस 9 पेज में जो है वो आपका पीजीबीपी कंपाइल किया गया, साइड में पेज नंबर आपको दिख रहा होगा। तो 9 पेज में आपको इजी भी होगा पढ़ने में, और जल्दी जल्दी भी आप क्या कर पाएंगे, इसको कवर कर पाएंगे। ठीक है। तो प्लीज 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 रिवाइज, अगर टेक्स्ट बुक से करना है जो भी आपके पास, अगर आप किसी और की बुक से पढ़ रहे हैं तो रिवाइज जो है वो कंटिन्यूसली करते रहिए, ताकि आपका जो क्वेश्चन आगे सॉल्व करोगे तो पीछे का जो कॉन्सेप्ट है आप नहीं भूलोगे। ठीक है। अब अभी तक अपन लोगों ने क्या कर लिया है। तो जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट इज चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन नंबर 28। सेक्शन नंबर 29 क्या है बेटा आपका, कंप्यूटेशन। सेक्शन नंबर 30 एंड 31 वो आपका रेंट रेट रिपेयर, वो वाला टॉपिक। 32 दैट इज व्हाट योर डेप्रिसिएशन। उसके बाद 35 इज साइंटिफिक रिसर्च। 35 AD स्पेसिफाइड बिजनेस। 35D प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस 5 इंस्टॉलमेंट में अलाउ होता था। उसके बाद 35DDA दैट इज एक्सपेंस ऑन VRS। ठीक है, ये वाला हो गया। 36 दैट इज योर जनरल डिडक्शन। 37 नहीं सॉरी, 36 इज सर्टेन डिडक्शन, 37 इज जनरल डिडक्शन। ठीक है। फिर सेक्शन 40 जो कल कवर किया है, TDS TCS वो वाले सेक्शन। ठीक है। तो ये जो है वो आपके अभी तक के सेक्शंस जो कि कवर्ड है वो हो चुके हैं। अब अगर आप अपने टेक्स्ट बुक में भी देखोगे तो यहाँ पर हमने ये सारे अभी तक के जितने भी टॉपिक हैं वो सारे कवर कर चुके हैं। 1 2 ये डेप्रिसिएशन है, एक्चुअल कॉस्ट, ये सारी चीजें। अब अपन आ जाते हैं अपने आगे के टॉपिक पे जो हमको करना है आज से। आज अपन एक जो अपना टॉपिक छोटा सा बच गया था वो पहले कवर करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट योर MSME पेमेंट। ठीक है, कहाँ गया ये वाला। MSME पेमेंट से स्टार्ट करेंगे और फिर उसके बाद आगे कवर करेंगे। ठीक है। तो ये भी किसके बारे में, खर्चे के बारे में। तो खर्चे के बारे में क्या बोलते हैं, ध्यान से समझना कि अगर आप पेमेंट करते हो, ठीक है, तो पेमेंट टू एक तो माइक्रो एंटरप्राइज और स्मॉल एंटरप्राइज, सिर्फ इन्हीं दोनों की बात है। और इन्हीं दोनों के लिए जो है वो प्रोविजन बना हुआ है, ये मीडियम एंटरप्राइज के लिए नहीं है। ठीक है। तो अगर मेरे को पेमेंट करना है माइक्रो एंटरप्राइज या फिर स्मॉल एंटरप्राइज को, तो मैं यहाँ पर देखूंगी कि जो मेरा जो अग्रीमेंट है उनके साथ, ठीक है, जो मैंने ट्रांजैक्शन किया है वो रिटर्न अग्रीमेंट है, रिटर्न अग्रीमेंट है, या फिर क्या है, ओरल अग्रीमेंट है। ठीक है। तो ये क्या है, रिटर्न अग्रीमेंट है या फिर ओरल अग्रीमेंट है। अगर रिटर्न अग्रीमेंट है, ठीक है, अगर रिटर्न अग्रीमेंट है तो रिटर्न अग्रीमेंट के केस में बोलता है, रिटर्न अग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, ऑब्वियसली इनवॉइस इशू किया गया, इनवॉइस इशूड है या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है तो उसको बोलते हैं रिटर्न अग्रीमेंट। और अगर आपने डायरेक्टली माल खरीद लिया, कोई इनवॉइस इशू नहीं किया, तो वो क्या है आपका ओरल अग्रीमेंट। तो आपको पे करना है, पे विद इन 45 डेज। ठीक है, कि आपको 45 दिन के अंदर पे करना है, और यहाँ पर है आपका पे विद इन 15 डेज। ठीक है। तो ये प्रोविजन है। तो सरकार ये बोलती है कि अगर आप माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज से खरीद रहे हो, तो अगर आपका रिटर्न अग्रीमेंट है तो आप मतलब कि अगर आपने इनवॉइस इशू किया गया है तो पे विद इन 45 डेज, और अगर आपका ओरल अग्रीमेंट है तो पे विद इन 15 डेज। इसके पीछे का मोटो क्या है, इसके पीछे का मोटो ये है कि अगर आप छोटे लोगों का पैसा रोक लोगे
तो उनका बिजनेस कैसे काम करेगा, उनके बिजनेस में वर्किंग कैपिटल का प्रॉब्लम आ जाएगा। तो सरकार जो है वो उनके लिए प्रोविजन बनाती है, बोलती है कि आप उनका पेमेंट जो है वो टाइम से कर दो, ठीक है। बट सरकार ने बोला तो अपन मान लेंगे क्या? नहीं, यहाँ के लोग बिना पेनाल्टी बिना लेट फीस के समझते नहीं है कोई बात, ठीक है। बट ताजुब की बात ये है कि सरकार ने इसमें कोई लेट फीस डाली ही नहीं, ठीक है, कोई लेट फीस और कोई पेनाल्टी की जगह पे कोई पैसा नहीं डाला, ठीक है। अगर ये क्या बोलती है कि इफ नॉट पेड, इफ नॉट पेड विद इन टाइम लिमिट, एक्सपेंस क्या हो जाएगा? डिसअलाउड हो जाएगा, ठीक है। एक्सपेंस डिसअलाउड हो जाएगा। तो भैया वापस से अलाउ कब होगा? अलाउड अगेन इन द ईयर ऑफ पेमेंट, कि जब आप क्या करोगे बेटा, पेमेंट कर दोगे, ठीक है। अलाउड अगेन इन द ईयर ऑफ पेमेंट, कि जब आपने क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया, तब आपको क्या हो जाएगा, अलाउ हो जाएगा। तो अच्छा एक बात बताओ कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्या है, एक वो है, टाइम लिमिट ले लेती हूँ मैं, ये मेरा प्रीवियस ईयर है, 1/4, और ये है 31 मार्च 2026, 1/4/2025, ठीक है। 31 जुलाई, फॉर एग्जाम्पल मेरी क्या है, ड्यू डेट ऑफ ROI, ये मेरी ड्यू डेट ऑफ ROI है, और ये मेरा असेसमेंट ईयर है, तो 31 मार्च 2027, ये मेरा प्रीवियस ईयर है, ये मेरा असेसमेंट ईयर, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, सॉरी प्रोविजन क्या बोलता है, प्रोविजन बोलता है कि भैया 45 दिन के अंदर पेमेंट कर दो या 15 दिन के अंदर पेमेंट कर दो। तो अलाउड अगेन, और अगर आपने नहीं पेमेंट किया तो आपको एक्सपेंस उस साल डिसअलाउ हो जाएगा, और वापस से अलाउ होगा जिस साल में आप पेमेंट कर दोगे उस साल में अलाउ हो जाएगा, ठीक है। कि अभी तो ये आपको डिसअलाउ हो जाएगा, लेकिन अलाउ कब होगा, जिस साल में आप पेमेंट करोगे उस साल में अलाउ हो जाएगा, ठीक है। ये प्रोविजन बोलता है। बट मैं ये बोलना चाहती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने ट्रांजैक्शन किया है 1 मई को, 1 मई को ट्रांजैक्शन किया है, तो पहला 45 दिन कब होते हैं, मई का हो गया आपका 31 दिन, और 14 डेज आपके जून के हो गए। तो 14 जून तक मेरे को पेमेंट करना था, ठीक है। मैंने 14 जून को नहीं किया, मैंने 14 जुलाई को किया, तो मेरे को 45 दिन का टाइम मिला था, और 45 दिन के अंदर मैंने पेमेंट नहीं किया, लेकिन मैंने पेमेंट कर दिया कब, 14 जुलाई को। तो ये बोलता है कि आपको इस साल अलाउ नहीं होगा, लेकिन अलाउ हो जाएगा जिस साल में आप पेमेंट करो। तो बेटा पेमेंट तो इसी साल हो रहा है, तो फिर क्या ये प्रोविजन का इफेक्ट निल हो गया? जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। अगर आप साल भर में कभी भी पेमेंट कर देते हैं तो फिर आपको 45 दिन या 15 दिन का टाइम लिमिट का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। कि क्योंकि आपका पेमेंट जो है वो कब हो रहा है, साल भर के अंदर हो रहा है, मतलब प्रीवियस ईयर के अंदर अगर आप पेमेंट कर देते हैं तो ऐसे भी प्रोविजन फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये क्या बोलते हैं, 45 दिन या 15 दिन में अगर नहीं पेमेंट करो तो एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाएगा, लेकिन अलाउ हो जाएगा जिस साल में आप पेमेंट करोगे। तो अगर मैं साल के आखिरी तक भी पेमेंट कर देती हूँ तो पेमेंट तो मेरा इसी साल में हो रहा है, तो अगर मैं इस साल के अंदर ही पेमेंट कर देती हूँ तो ये प्रोविजन का एक्चुअली में कोई इफेक्ट नहीं आता है, ये बिल्कुल सच है, ठीक है। कि अगर मैं इस साल के अंदर पेमेंट कर देती हूँ तो प्रोविजन ऐसे भी निल है, लेकिन प्रोविजन का इफेक्ट कब आता है, प्रोविजन का इफेक्ट आता है जब मैं पेमेंट कर रही हूँ, कब, इस साल के बाद। अगर मैं पेमेंट असेसमेंट ईयर में कर रही हूँ तो उस केस में बात होती है कि तो भी खर्चा मेरे को प्रीवियस ईयर में अलाउ हो जाएगा। तो क्या बोलता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मेरा जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो हुआ है कब, 1 मार्च को, 1 मार्च को मैं ट्रांजैक्शन कर, तो मेरा 45 दिन कब कंप्लीट होगा, मार्च और अप्रैल, तो 14 अप्रैल को कंप्लीट होगा, ठीक है। तो अगर मैं 14 अप्रैल तक पेमेंट कर देती हूँ तो मेरे को खर्चा कब अलाउ हो जाएगा, तो मेरे को खर्चा अलाउ हो जाएगा इस प्रीवियस ईयर। लेकिन
अगर मैं 14 अप्रैल को पेमेंट नहीं करती हूँ, मैं 14 अप्रैल के बाद अगर पेमेंट करती हूँ, तो उस केस में फिर मेरे को कब खर्चा अलाउ होगा? तो मेरे को खर्चा अलाउ होगा 26/27। ठीक है, तो ये प्रोविजन का इफेक्ट कब आता है? इफेक्ट तब आता है जब आपका प्रीवियस ईयर खत्म होने वाला है और आपका पेमेंट जो है वो नहीं हुआ है। तो फिर आप स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर अगर पेमेंट कर दोगे तो आपको पिछले साल में जो खर्चा है वो अलाउ हो जाएगा। और अगर आपने स्टिपुलेटेड टाइम में पेमेंट नहीं किया तो फिर उस केस में अपने को खर्चा जिस साल में आप पेमेंट करोगे उस साल में अलाउ होगा। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, तो मैं इसको एकदम क्लियर और साफ भाषा में बोलूं तो ये जो प्रोविजन का इफेक्ट है ये टेक प्लेस तभी होता है जब मेरा जो पेमेंट है वो करेंट ईयर के थोड़ा सा बाद में होगा। ठीक है, मतलब जब मेरी सेल जो है ना वो फेब्रवरी या मार्च के आसपास हो रही है और मेरा जो ड्यू डेट है 45 दिन का या 15 दिन का है, वो नेक्स्ट ईयर में फॉल कर रहा है। ठीक है, तो अगर वो 45 दिन और 15 दिन नेक्स्ट ईयर में कंप्लीट हो रहे हैं तो वो 45 दिन या 15 दिन के अंदर अगर मैं पेमेंट कर देती हूँ ना तो मेरे को इस साल में खर्चा अलाउ हो जाएगा। और अगर वो 45 दिन या 15 दिन जब कंप्लीट हो रहे हो मैं पेमेंट नहीं कर पा रही हूँ ना तो फिर मेरे को इस साल में खर्चा अलाउ नहीं होगा। फिर मेरे को खर्चा जो है वो जिस साल में पेमेंट करूंगी, अज्यूमिंग कि मैंने 15 दिन या 45 दिन के बाद पेमेंट किया, तो फिर जिस साल में पेमेंट करूंगी उस साल में अलाउ हो जाएगा। अब आई होप आपको ये प्रोविजन जो है वो समझ आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट एक बार इसको बुक से रीड कर लेते हैं। क्या बोलता है ये कि पेमेंट टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज एमएसएमई। ठीक है, कि अगर आप माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज को पेमेंट कर रहे हो तो वो, तो यहाँ पर आप मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्री दोनों को इंक्लूड करता है कि जो एमएसएमई वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी हो सकती है और सर्विस इंडस्ट्री भी हो सकती है। ठीक है, और अगर पेमेंट इज विद इन द एग्रीड पीरियड 45 days मैक्सिमम, डिडक्शन अलाउड ऑन अक्रूवल बेसिस, और अगर मर्केंटाइल फॉलो किया है तो मर्केंटाइल बेसिस में मिल जाएगा। इफ पेमेंट एक्सीड्स 45 दिन और एक्सीड्स 15 दिन व्हेन नो रिटर्न अग्रीमेंट, कोई रिटर्न अग्रीमेंट नहीं हुआ, डिडक्शन अलाउड ओनली ऑन एक्चुअल पेमेंट बेसिस, कि आप जब एक्चुअली में पेमेंट करोगे तब आपको खर्चे की डिडक्शन मिल जाए। ठीक है, फिर आगे क्या बोलता है, मीनिंग ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज, कि माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर दो बेस पे लिमिट दी गई है, प्लांट एंड मशीनरी की लिमिट और टर्नओवर की लिमिट। ठीक है, अब माइक्रो एंटरप्राइज में प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट मोर देन 2.5 करोड़ और टर्नओवर जो है वो मोर देन 10 करोड़ होना चाहिए। माइक्रो से थोड़ी बड़ी होती है स्मॉल एंटरप्राइज, तो स्मॉल एंटरप्राइज में प्लांट एंड मशीनरी का इन्वेस्टमेंट 25 करोड़ से ज्यादा और टर्नओवर का इन्वेस्टमेंट मोर देन 100 करोड़ होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका मीनिंग ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज। तो मीनिंग ऑफ माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज, माइक्रो एंटरप्राइज मोर देन 2.5 करोड़ और टर्नओवर मोर देन 10 करोड़, स्मॉल एंटरप्राइज में मोर देन 25 करोड़ और मोर देन 100 करोड़। ठीक है, और एक चीज में आप लोग कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर बोला डिडक्शन अलाउड ऑन अप्रूवल बेसिस इफ मर्केंटाइल सिस्टम इज फॉलोड, ये ऐसा नहीं है। इसमें है कि ये बोलना चाह रहा है कि भले आपने पेमेंट जो है वो 45 दिन या 15 दिन आपका नेक्स्ट ईयर में फॉल कर रहा है तो भी आप उसको प्रीवियस ईयर में रिडक्शन ले सकते हो। तो वो यही बोल रहे हैं कि अगर आप 45 दिन या 15 दिन में पेमेंट कर देते हो, क्योंकि मर्केंटाइल बेसिस क्या बोलता है कि जिस साल में जो खर्चा जिस साल में फॉलो करता है आपको वैसे ही रिकॉर्ड करना है। बट यही वो बोलना चाह रहे हैं कि अगर आप मर्केंटाइल भी फॉलो करते हो और अगर आपने 45 दिन या 15 दिन में पेमेंट किया जो कि नेक्स्ट ईयर में फॉल कर रहा है, फिर भी आपको प्रीवियस ईयर में जो है वो रिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है, सो दिस इज आर टॉपिक ऑफ पेमेंट टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज, कि अगर आप माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज को पेमेंट करते हो तो आपको रिडक्शन अगर आप पेमेंट करते हो टाइम पे तो मिल जाएगी, अगर नेक्स्ट ईयर में फॉल कर रहा है तो। ठीक है, तो अभी तक अपना जो सारे खर्चे वाले जो है वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आएगा दैट इज व्हाट योर टैक्सेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड एओपी बीओआई, कि अगर आप पार्टनरशिप फर्म को एओपी या बीओआई को पेमेंट करते हो तो आपको रिडक्शन जो है वो कैसे मिले। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अगर आपको 5 मिनट का ब्रेक लेना है पानी वानी पी के आप स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अपन चालू कर रहे हैं। हाँ, वीडियो के बीच में आपको कभी भी लगे कि आपको ब्रेक की जरूरत है, आप बिल्कुल यूट्यूब आपका है, आप पॉज कर सकते हो वीडियो, अपना ब्रेक लेके वापस से कंटिन्यू कर सकते हो। बट ध्यान रखिए कि ब्रेक इतना लंबा नहीं होना चाहिए कि आप लेक्चर में वापस पहुंच नहीं पा रहे हो। ठीक है, अब क्या बोला है,
टैक्सेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड एओपी बीओआई। तो पार्टनरशिप फर्म सेक्शन 40B। तो जो आपका रेस्ट्रिक्शन है पार्टनरशिप फर्म का, पार्टनरशिप फर्म के ऊपर जो रेस्ट्रिक्शन है वो कौन से सेक्शन में डील किया गया है? वो सेक्शन में डील किया है सर 40B में। ठीक है, 40B वो सेक्शन है जिसमें पार्टनरशिप फर्म की जो रेस्ट्रिक्शंस है उसको डील किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टॉपिक जो आया है नेक्स्ट फॉलो है, दैट इज व्हाट योर टैक्सेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एओपी एंड बीओआई। ठीक है, टैक्सेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एओपी एंड बीओआई। सबसे पहले अपन स्टार्ट कर रहे हैं पार्टनरशिप फर्म के साथ 40B। अब 40B जो है वो क्या बोलता है? 40B ये बोलता है कि रेम्यूनरेशन, तो रेम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है? रेम्यूनरेशन इंक्लूड सैलरी, बोनस, कमीशन। ठीक है, एक चीज समझना कि रेम्यूनरेशन का मतलब ही सैलरी, बोनस, कमीशन को मिला के हम रेम्यूनरेशन बोलते हैं। ठीक है, एंड इंटरेस्ट आर अलाउड एज डिडक्शन, अदर पेमेंट्स आर डिसअलाउड। ठीक है, मतलब फॉर एग्जाम्पल मान लो अभी हमारा टॉपिक चल रहा है क्या? पार्टनरशिप फॉर्म। अब यहाँ पर है हमारे पास हमारी पार्टनरशिप फॉर्म। और यहाँ पर हमारे पार्टनर, 4 पार्टनर है पार्टनरशिप फर्म के। पार्टनरशिप फर्म का नाम है एबीसी प्राइवेट, एबीसीडी एंड कम, ABCD पार्टनरशिप फर्म। और पार्टनर का नाम भी है ABC और D। पार्टनर का नाम भी है ABCD। ठीक है, ये हमारे क्या है? पार्टनर्स हैं। अब पार्टनरशिप फर्म जो है वो क्या कर सकती है? अपने मेंबर्स को पेमेंट कर सकती है, जिसके खर्चे की डिडक्शन जो है वो अलाउ होगी पार्टनरशिप फर्म को। तो पार्टनरशिप फर्म किन किन चीजों का पेमेंट कर सकती है? पार्टनरशिप फर्म पेमेंट कर सकती है रेमुनरेशन का और इंटरेस्ट का। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म किन किन चीजों का पेमेंट कर सकती है? रेमुनरेशन का और इंटरेस्ट का। अब रेमुनरेशन का मतलब क्या होता है? तो रेमुनरेशन का मतलब होता है बेटा सैलरी, बोनस, कमीशन। यूजुअली इसमें अभी 3 चीज इंक्लूड की गई है कि मतलब अल्टीमेटली पार्टनर के काम करने के लिए जो उनको पैसा दिया जा रहा है। ठीक है, तो रेम्यूनरेशन का मतलब कि उनको जो काम करने के लिए उनको रिवॉर्ड दिया जा रहा है, लाइक सैलरी हो गया, बोनस हो गया, कमीशन हो गया वो। और इंटरेस्ट क्यों देते हैं बेटा? इंटरेस्ट देते हैं कैपिटल के लिए। तो कोई भी पार्टनर जब पार्टनरशिप फर्म में आता है तो वो 2 चीजें लेके आता है। एक लेके आता है क्या? अपना हार्डवर्क, और दूसरा लेके आता है क्या? अपना कैपिटल। तो हार्डवर्क के लिए उसको क्या मिलेगा? हार्डवर्क के लिए उसको मिलता है रेम्यूनरेशन, और उसका कैपिटल, पैसा जो वो लेके आए उसके बदले उसको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। ठीक है, तो जब भी पार्टनरशिप फर्म क्या बोलते पेमेंट करेगी रेम्यूनरेशन का और इंटरेस्ट का, तो वो खर्चा जो पार्टनरशिप फर्म को अलाउ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उसके अलावा अगर कोई और चीज का पेमेंट कर देती है, ठीक है, लाइक गिफ्ट टू पार्टनर विदाउट एनी रीजन, ठीक है, उनका बर्थडे है तो क्या बोलते हैं पार्टनर के बर्थडे पे उनको गिफ्ट दिया जा रहा है, पार्टनर की एनिवर्सरी में गिफ्ट दिया जा रहा है, पार्टनर के बच्चे की शादी है उसमें उनको कुछ दिया जा रहा है, तो वो सारी चीजें अलाउ नहीं होगी। ठीक है, तो पार्टनरशिप फर्म का कौन सा खर्चा अलाउ होगा सर? तो सिर्फ 2 खर्चा अलाउ होगा। एक अलाउ होगा क्या? हमारा रेम्यूनरेशन, और एक अलाउ होगा हमारा क्या? इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये हो गया रेम्यूनरेशन एंड इंटरेस्ट। अब जब पार्टनरशिप फर्म ये दोनों पेमेंट कर रही है तो वो क्या कर सकती है? अपने प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, ठीक है, इनकम टैक्स में वो ये सारी चीजें दिखा सकती है। क्या? रेम्यूनरेशन, और दूसरा क्या दिखा सकती है? इंटरेस्ट। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मान लो कि रेम्यूनरेशन जो है वो इसने पे किया है पार्टनरशिप फॉर्म में टोटल में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो अभी टोटल की बात चल रही है कि रेम्यूनरेशन जो टोटल में पे किया हुआ है वो है 20 लाख।
5-5 लाख चारों का, और इंटरेस्ट पे किया है 4 लाख, 1-1 लाख रुपए चारों का। ठीक है, तो ये एबीसीडी फर्म है, ये इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, और ये इसका डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। क्रेडिट साइड में कुछ नहीं लिख रहे हम लोग, डेबिट साइड में लिख रहे हैं रेम्यूनरेशन पे किया है किसका, 20 लाख का खर्चा क्लेम किया है, और इंटरेस्ट पे किया है 4 लाख का। तो ये एबीसीडी है, इनको जो है वो इक्वली पेमेंट हो गया। ठीक है, अब ये जो है वो क्या होगा, टैक्सेबल होगा। ये टैक्सेबल भी तो होगा ना। ठीक है, तो क्या बोलते हैं अपन कि जितना टैक्स, जितना खर्चा जो है, जितना जितना जो क्या बोलते हैं एक्चुअल में खर्चा यहाँ पे अलाउ हो रहा है, उतना ही पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबके हाथ में, ईच पार्टनर के हाथ में 5 लाख रुपए का रेम्यूनरेशन प्लस 1 लाख का इंटरेस्ट, 6 लाख रुपए जो है वो टैक्सेबल। ईच पार्टनर के हाथ में 6-6 लाख रुपए टैक्सेबल होगा, 5 लाख का रेम्यूनरेशन और 1 लाख का इंटरेस्ट। इसमें लाइन क्या है, जितना एक्सपेंस पार्टनरशिप फर्म को, पार्टनरशिप को अलाउ होता है, अलाउ होता है, उतना, जितना एक्सपेंस पार्टनरशिप फर्म को अलाउ होता है, उतना ही पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल होता है, पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल होता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि यहाँ पर कितना पार्टनरशिप फर्म को अलाउ हुआ है, 24 लाख रुपए अलाउ होगा, तो यहाँ पर भी 24 लाख टैक्सेबल होगा, 6 लाख रुपीज इन हैंड ऑफ ईच पार्टनर। तो यहाँ खर्चा पार्टनरशिप फर्म ने क्लेम किया, और सेम चीज जो टैक्सेबल हो गई पार्टनर्स के हाथ। ठीक है, हाँ, एक चीज आप लोग को ऑलरेडी पता है नोट के तौर पे, प्रॉफिट फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म इज एक्सेप्ट, प्रॉफिट फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, एग्जेप्ट होता है इन हैंड्स ऑफ पार्टनर, इन पार्टनर हैंड्स। ठीक है, तो प्रॉफिट फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म जो है वो एग्जेप्ट होता है इन दी पार्टनर्स हैंड। अब ये तो था केस 2, जहां पर जितना खर्चा था उतना पूरा का पूरा, जितना खर्चा हुआ था जितना पेमेंट करे थे वो पूरा का पूरा अलाउ हो जाता है। अब केस नंबर 2, केस नंबर 2, पेमेंट टू पार्टनर, पेमेंट किया पार्टनर को, रेम्यूनरेशन 20 लाख, और दूसरा है तेरा इंटरेस्ट 4 लाख। ठीक है, बट अलाउड, बट अलाउड अंडर इनकम टैक्स इज इक्वल्स टू रेम्यूनरेशन 16 लाख और इंटरेस्ट 2 लाख रुपए। ठीक है, कि ये बोलता है कि जो पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म का जो वो है डेबिट करेंगे, तो वहां पर रेम्यूनरेशन जो डेबिट होगा वो होगा कितना, 16 लाख, और इंटरेस्ट जो डेबिट होगा वो कितना होगा, 2 लाख। तो नेट प्रॉफिट जो है वो कितना होगा, तो नेट प्रॉफिट जो है आपका होगा 16 + 2, 18 लाख हो गया नेट प्रॉफिट, तो जो भी होगा। ठीक है, बट खर्चा कितना अलाउ हो रहा है, अलाउ हो रहा है 18 लाख। तो टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ पार्टनर, टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ ईच पार्टनर। ठीक है, तो 16 लाख डिवाइड बाय 4, 4 और यहाँ पे हो गया 50, तो 4,50,000। तो 4,50,000 रुपए जो है वो ईच पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल होगा, इंटू कर देंगे 4 से, तो आपका हो जाएगा कितना, 18 लाख। ठीक है, तो वो यही बोलना चाह रहा है कि भैया जितना इनको खर्चा डेबिट हो रहा है ना, उतना ही पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल होगा। अगर यहाँ पर इनकम टैक्स एक्ट खर्चा अलाउ नहीं कर रहा है,
तो आप ऑलरेडी अगर अकाउंटिंग स्मार्ट हो तो आप सोच लोगे कि भैया यहाँ पर 24 लाख का खर्चा अलाउ कर रहे थे, यहाँ पर 18 लाख का खर्चा अलाउ कर रहे हैं, तो ऑलरेडी इस केस में हमारा प्रॉफिट जो है वो 6 लाख से बढ़ चुका है। तो 6 लाख पे तो कौन ही टैक्स दे चुका है, पार्टनरशिप फर्म ही टैक्स दे रही, क्योंकि 6 लाख से प्रॉफिट बढ़ चुका है। लेकिन जो बचा हुआ ये जो 8.5 लाख का पेमेंट हो चुका है, वो ईच हैंड में उनके पार्टनर्स जो है वो टैक्स दे रहे हैं। तो अल्टीमेटली भले ही खर्चा इसके लिए है, तो इनकम जो है वो किसके लिए, पार्टनर के लिए। खर्चा इनके लिए, तो इनकम किसके लिए, पार्टनर के लिए। यहाँ पर 24 लाख पे पूरे पे खर्चा क्लेम करे तो पूरा 24 लाख पे टैक्स पार्टनर दे रहे थे। यहाँ पर 18 लाख का खर्चा क्लेम कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी 18 लाख साढ़े मतलब 18 लाख का वो जो टैक्स है वो कौन देंगे, पार्टनर्स देंगे। तो ये था क्या आपका पीएल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, पार्टनरशिप का पीएल अकाउंट। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ओके, नाउ कम टू आवर टेक्स्ट बुक। क्या बोलता है ये, रेम्यूनरेशन दैट इज सैलरी बोनस प्लस कमीशन। तो एक चीज क्या हो गई आपकी रेम्यूनरेशन, दूसरी चीज आपकी क्या हो गई बेटा, इंटरेस्ट। तो रेम्यूनरेशन और इंटरेस्ट आर अलाउड एज डिडक्शन एंड अदर पेमेंट्स आर डिसअलाउड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब बाकी खर्चे जो है वो अलाउ नहीं होंगे, बट ये दोनों खर्चा जो है जो कि हम पार्टनर के लिए कर रहे हैं वो अलाउ हो जाएगा। तो मैम प्रॉफिट, बेटा प्रॉफिट खर्चा नहीं है, प्रॉफिट तो आप सब सारे खर्चों को माइनस कर दोगे, उसके बाद जो पैसा बचता है वो आपका क्या है, प्रॉफिट है। उसके बाद रेम्यूनरेशन एंड इंटरेस्ट, यहाँ पर एक कंडीशंस दी गई है। कंडीशन किसके लिए है, कंडीशन फॉर अलाउबिलिटी ऑफ रेम्यूनरेशन एंड इंटरेस्ट, मतलब रेम्यूनरेशन एंड इंटरेस्ट अलाउड ओनली इफ कंडीशंस अंडर सेक्शन 40B। ठीक है, जो अभी तक अपन पढ़ रहे थे। क्या बोलता है ये, रेम्यूनरेशन जो है वो पेड होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ किसको, वर्किंग पार्टनर को। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख देना रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन जो है वो पे होना चाहिए किसको, सिर्फ वर्किंग पार्टनर को। मतलब इंटरेस्ट जो है वो पेमेंट हो सकता है स्लीपिंग पार्टनर को, क्योंकि इंटरेस्ट किसके लिए दिया जाता है, कैपिटल के लिए। और जो स्लीपिंग पार्टनर है वो कैपिटल तो लगा रहा है ना, तो उसको इंटरेस्ट अलाउड है। लेकिन जो रेम्यूनरेशन है जो कि मेहनत के लिए माल पाने की कमाई के लिए दिया जाता है, वो तो सिर्फ जो मेहनत कर रहे हैं उन्हीं को दिया जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए वो उनको अलाउ नहीं किया गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, ऑथराइज्ड बाय पार्टनरशिप डीड। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना रेम्यूनरेशन एंड इंटरेस्ट। रेम्यूनरेशन और इंटरेस्ट जो वो दोनों क्या होना चाहिए, ऑथराइज्ड बाय पार्टनरशिप डीड, मतलब पार्टनरशिप डीड में लिखा होना चाहिए कि कितना रेम्यूनरेशन पे करना है या कितना इंटरेस्ट जो है वो पे करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट क्या बोलता है, रिलेट्स टू प्रोस्पेक्टिव पीरियड। ठीक है, ये रिलेट करता है किससे बेटा, प्रोस्पेक्टिव पीरियड, मतलब आगे के टाइम के लिए। मतलब आपको जो रेम्यूनरेशन या इंटरेस्ट है वो जब से पार्टनरशिप डीड स्टार्ट हुई है तब से मिलना चाहिए। तो ये भी किसके लिए, रेम्यूनरेशन एंड इंटरेस्ट, दोनों के दोनों जो है पार्टनरशिप डीड, जब पार्टनरशिप चालू हुई है डीड के हिसाब से उसके बाद के पीरियड के लिए होना चाहिए। मतलब जब से डीड इफेक्टिव हुई है उसके बाद से आपको रेम्यूनरेशन और इंटरेस्ट मिलना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और लोन इज कैप्ड एट अ मैक्सिमम 12% सिंपल इंटरेस्ट। मतलब अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है चाहे कैपिटल पे मिल रहा हो चाहे लोन पे मिल रहा हो, तो वो मैक्सिमम कितना मिलेगा, 12% सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये जो है ना बेटा वो चार कंडीशंस हैं जो आपको अपने दिमाग में भर लेनी है, एकदम आपको अपने दिमाग में अंदर इसको कैप कर लेना है। कि सबसे पहली कंडीशन क्या बोलती है कि रेम्यूनरेशन सिर्फ वर्किंग काम करने वाले आदमी को मिलना चाहिए, तो रेम्यूनरेशन शुड बी फॉर दी वर्किंग पार्टनर। फिर सेकंड, रेम्यूनरेशन एंड इंटरेस्ट ऑथराइज्ड बाय पार्टनरशिप डीड, तो रेम्यूनरेशन और इंटरेस्ट दोनों ऑथराइज होना चाहिए बाय पार्टनरशिप डीड। थर्ड क्या बोलते हैं, रेम्यूनरेशन और इंटरेस्ट जो है वो किसके लिए होना चाहिए, प्रोस्पेक्टिव पीरियड के लिए होना चाहिए, जब से डीड इफेक्टिव हुई है उसके बाद के पीरियड के लिए होना चाहिए। और लास्ट बोलता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एंड लोन, पार्टनर की कैपिटल और लोन पे जो इंटरेस्ट होगा वो होगा मैक्सिमम 12% सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट क्या बोलता है, रेम्यूनरेशन जो है बेटा उसकी क्या है, लिमिट है। ठीक है, तो किस चीज की लिमिट है ये समझना। ये जो लिमिट है ना, आप इसको पांचवें पॉइंट की तरह भी ट्रीट कर सकते हो कि रेम्यूनरेशन जो है वो टोटल अलाउबल रेम्यूनरेशन इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन बुक प्रॉफिट। ठीक है, मतलब रेम्यूनरेशन जो है वो प्रिस्क्राइब लिमिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप इसमें फिफ्थ पॉइंट क्रिएट कर सकते हो, रेम्यूनरेशन शुड नॉट बी मोर देन प्रिस्क्राइब लिमिट। रेम्यूनरेशन शुड नॉट बी मोर देन प्रिस्क्राइब्ड लिमिट, कि रेम्यूनरेशन जो प्रिस्क्राइब लिमिट से ज्यादा जो है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर रेम्यूनरेशन शुड नॉट बी मोर देन प्रिस्क्राइब्ड लिमिट, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आपका रेम्यूनरेशन शुड नॉट बी, इसको कर दो पॉइंट नंबर 5। सबके 5 पॉइंट टोटल में हो चुके हैं। ठीक है, कि रेम्यूनरेशन एक तो वर्किंग पार्टनर को देना है, रेम्यूनरेशन इंटरेस्ट जो पार्टनरशिप डीड के हिसाब से होना चाहिए, प्रोस्पेक्टिव पीरियड के लिए होना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल और लोन मैक्सिमम 12% सिंपल इंटरेस्ट, और रेम्यूनरेशन शुड नॉट बी मोर देन प्रिस्क्राइब लिमिट, रेम्यूनरेशन जो प्रिस्क्राइब लिमिट से ज्यादा जो है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब क्या बोलता है ये, टोटल अलाउेबल रेम्यूनरेशन, जितना टोटल में रेम्यूनरेशन अलाउ होगा, मतलब सैलरी बोनस कमीशन मिला के, इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन बुक प्रॉफिट, वो बुक प्रॉफिट बेसिस में कैलकुलेट होता है। ठीक है, अब बुक प्रॉफिट इज द पीजीबीपी कैलकुलेटेड बिफोर डिडक्टिंग रेम्यूनरेशन। बुक प्रॉफिट का मतलब क्या है, पीजीबीपी बिफोर रेम्यूनरेशन, बट आफ्टर एडजस्टिंग द डिसअलाउबल आइटम्स लाइक इंटरेस्ट एक्सीडिंग 12%। ठीक है, तो जो डिसअलाउड मतलब सीधा सीधा अगर आप देखोगे तो इसको आप काट भी सकते हो, ये जबरदस्ती आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। पीजीबीपी का मतलब है कि बुक प्रॉफिट का मतलब है पीजीबीपी कैलकुलेटेड बिफोर रेम्यूनरेशन, कि पीजीबीपी बिफोर रेम्यूनरेशन इज व्हाट योर बुक प्रॉफिट। ठीक है, बुक प्रॉफिट निकाल क्यों रहे हो बेटा, तो बुक प्रॉफिट आप निकाल रहे हो किसके लिए, रेम्यूनरेशन की लिमिट के लिए। ठीक है, तो मैंने ना इसको मतलब एक क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं उस पर फॉर्मेटिंग एकदम परफेक्ट रखे किसमें, चार्ट बुक में। तो ये वाला पोर्शन जो है थोड़ा सा अपन चार्ट बुक से रीड करेंगे तो आपको समझ आएगा कि एक्चुअल में जो चार्ट बुक में लिखा है वो आपको जो माइंड शेपिंग फाइनल डे के लिए चाहिए वो कैसी होनी चाहिए। ये जो है वो हमारा पेज है चार्ट बुक का, स्टार्ट होता है यहाँ से क्या, पार्टनरशिप फॉर्म। 40B रेस्ट्रिक्शन और लायबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट बोनस कमीशन और सैलरी करते हैं। ठीक है, interest and remuneration paid by firm and LLP will be allowed as deduction if following conditions are satisfied। ठीक है, रेम्यूनरेशन वर्किंग पार्टनर को देना है, रेम्यूनरेशन और इंटरेस्ट पार्टनरशिप डीड के होना चाहिए, प्रोस्पेक्टिव पीरियड के लिए होना चाहिए, और पार्टनर कैपिटल और लोन जो है वो मैक्सिमम 12% सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से होना चाहिए। फिर क्या बोलता है, रेम्यूनरेशन कैन नॉट एक्सीड द फॉलोइंग लिमिट, की फॉलोइंग लिमिट ऑफ बुक प्रॉफिट, कि बुक प्रॉफिट की फॉलोइंग लिमिट से एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो बुक प्रॉफिट का आपको क्या करना पड़ेगा, तो अन तो जो बुक प्रॉफिट है उसका आपको लिमिट कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर आप लोगे बुक प्रॉफिट का ऑन फर्स्ट 6 लाख ऑफ बुक प्रॉफिट, कि बुक प्रॉफिट का जो फर्स्ट 6 लाख रुपीज है उसमें अपन लेंगे बुक प्रॉफिट इंटू 90%। ठीक है, और ₹3 लाख विच एवर इज हायर। तो मैम जब यहाँ पर 6 लाख का बुक प्रॉफिट ले रहे हैं तो यहाँ पर बुक प्रॉफिट इंटू 90% क्यों बोल रहे हैं? अगर आपका बुक प्रॉफिट 6 लाख से कम हुआ तो आपको जो बुक प्रॉफिट आपका आ रहा है वो और इंटू 90%, तो फर्स्ट 6 लाख का जो पोर्शन है उसमें आपका ये कैलकुलेशन होगा, बुक प्रॉफिट इंटू 90% और 3 लाख रुपीज विच एवर इज हायर। ठीक है, और उसके बाद ऑन बैलेंस बुक प्रॉफिट, तो बुक प्रॉफिट इंटू 60%। तो जब दोनों को आप ऐड करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, रेम्यूनरेशन का लिमिट। तो रेम्यूनरेशन का लिमिट जो है वो फर्स्ट 6 लाख के लिए ये बोलते हैं और बैलेंस के लिए ये बोलते हैं, और दोनों को जब ऐड कर देंगे तो ये हमारा टोटल लिमिट बन जाएगा।
कि टोटल लिमिट में हम कितना रेम्यूनरेशन पे कर सकते हैं। और बुक प्रॉफिट कैसे आता है? तो बुक प्रॉफिट आता है आपका सिंपली पीजीबीपी बिफोर रेम्यूनरेशन, कि आपने पीजीबीपी कैलकुलेट किया और रेम्यूनरेशन जो उसमें ऐड बैक कर दिया या माइनस ही नहीं किया, ठीक है। उसके बाद यहां पर आपको दिया हुआ है फॉर्मेट फॉर सोल्यूशन, दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि फॉर्मेट ऑफ सोल्यूशन हमेशा सेम है, आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहला है बेटा स्टेप नंबर 1, कंप्यूटेशन ऑफ बुक प्रॉफिट फॉर रेम्यूनरेशन, ठीक है, कि यहाँ पर आपको बुक प्रॉफिट, कंप्यूटेशन ऑफ बुक प्रॉफिट, आप बुक प्रॉफिट निकाल रहे हो किसके लिए? रेम्यूनरेशन, मतलब बुक प्रॉफिट किसके लिए निकाल रहे हो? तो बुक प्रॉफिट फॉर रेम्यूनरेशन। तो स्टेप नंबर 1 में मैं क्या निकाल रही हूँ? बुक प्रॉफिट निकाल रही हूँ, ठीक है। फिर स्टेप नंबर 2 में मैं क्या निकाल रही हूँ? तो स्टेप नंबर 2 में फिर मैं कितनी अलाउबल लिमिट है रेम्यूनरेशन की, ठीक है, वो मैं किस में निकालूंगी? स्टेप नंबर 2 में। और उसके बाद स्टेप नंबर 3 में मैं क्या निकालूंगी? तो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ द फर्म, कि टोटल इनकम ऑफ द फर्म जो है वो, टोटल इनकम ऑफ द फर्म जो है, मतलब टोटल इनकम ऑफ क्या? हाँ, फर्म। तो टोटल इनकम ऑफ द फर्म जो है वो क्या निकलेगी? तो वो आपका आएगा स्टेप 1 माइनस स्टेप 2, ठीक है। तो एकदम ध्यान से समझना कि सबसे पहले आ जाओ फर्स्ट में, ध्यान से समझना और पूरा ध्यान जो है वो यही रखना। ध्यान से देखो पहले इसको, ये है क्या? दिखा आपको क्या है? क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? लिखा हुआ है कि बुक प्रॉफिट में सबसे पहले हमने जो नॉर्मली करते हैं नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट, जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, मतलब जो क्वेश्चन में आपका नेट प्रॉफिट दे वो आपको ले लेना है, ठीक है। फिर उसमें कुछ चीजें ऐड करोगे, कुछ चीजें लेस करोगे। तो क्या चीजें ऐड करोगे, क्या चीजें लेस करोगे? तो क्या ऐड करोगे? तो ऐड करने में जो है वो है कि ऐड करने में सैलरी, हमने बोला है सैलरी, बोनस और कमीशन, ये तीनों हमारा क्या है? रेम्यूनरेशन। इसको तो ऐड करना ही पड़ेगा। बोल रहा है कि बुक प्रॉफिट बिफोर रेम्यूनरेशन, बट बिफोर इंटरेस्ट बोला है क्या? नहीं, तो इंटरेस्ट माइनस होगा, लेकिन इंटरेस्ट कितना तक का माइनस होना चाहिए? 12%। तो अगर 12% से एक्सेस का इंटरेस्ट है, अगर 12% से एक्सेस का इंटरेस्ट है, तो उसको अपन क्या कर देंगे? तो उसको अपन क्या बोलते हैं? एड बैक कर देंगे। और कोई भी अदर डिसअलाउड खर्चा जो कि 36 के हिसाब से, 37 के हिसाब से या 40 के हिसाब से, ठीक है, कि कोई भी खर्चा, और 32 के हिसाब से, मतलब बेसिकली 30 से 38 के हिसाब से, और प्लस 40 भी, 30 से लेके 38 और एंड सेक्शन 40। तो अगर कोई भी खर्चा डिसअलाउ होने वाला है तो वो भी अपन ऐड कर देंगे। तो रेम्यूनरेशन ऐड करेंगे, इंटरेस्ट 12% से ऊपर का ऐड कर देंगे, और अगर कोई भी खर्चा जो 30 से लेके 38 तक फॉल होता है, और सेक्शन 40 जो टीडीएस डिसअलाउंस है, अगर कोई डिसअलाउंस है तो उसको अपन ऐड कर देंगे नेट प्रॉफिट के अंदर, ठीक है। फिर क्या माइनस करेंगे? तो जो खर्चे अलाउ हो सकते हैं उनको अपन माइनस कर देंगे। तो क्या अलाउ हो सकते हैं मैम? तो अलाउ हो सकते हैं बेटा आपका डेप्रिसिएशन, जो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से आपने सीखा है डेप्रिसिएशन निकालना, तो वो डेप्रिसिएशन जो है वो आप यहाँ पर माइनस कर सकते हो, ठीक है। वो डेप्रिसिएशन आपने माइनस किया, फिर आपका आ जाएगा बुक प्रॉफिट फॉर रेम्यूनरेशन, कि बुक प्रॉफिट रेम्यूनरेशन के लिए क्या है। अब यहां पर बुक प्रॉफिट निकल गया, तो ये बुक प्रॉफिट यूज होगा किसमें? स्टेप नंबर 2 में। और स्टेप नंबर 2 में आप फिर निकालोगे कि बुक प्रॉफिट के हिसाब से लिमिट निकालोगे कि कितना रेम्यूनरेशन पे होगा करके। तो इसीलिए रेम्यूनरेशन पे करने के लिए ही हमको बुक प्रॉफिट निकालना पड़ता है, इसीलिए इसका नाम है बुक प्रॉफिट फॉर रेम्यूनरेशन, क्योंकि रेम्यूनरेशन की जो लिमिट है कि कितना हमको देना है वो किससे डिसाइड होगी? बुक प्रॉफिट से। तो स्टेप 1 पहले तो क्या निकालना पड़ेगा सर? बुक प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। फिर स्टेप 2 में क्या करेंगे सर अपन? तो स्टेप 2 में अपन ना इसकी लिमिट निकालेंगे, तो 40 बी के हिसाब से जो लिमिट दी गई है। तो अगर हमारे पास अप टू फर्स्ट 6 लाख रुपीज का जो बुक प्रॉफिट है, अप टू फर्स्ट 6 लाख रुपीज का जो बुक प्रॉफिट है, उसमें हमारी लिमिट होगी, जो भी हमारा बुक प्रॉफिट अगर 6 लाख है, 6 लाख से अंदर है, तो 6 लाख इंटू 90% और 3 लाख रुपीज विच एवर इज हायर।
और बैलेंस के लिए अपन क्या करेंगे, बैलेंस बुक प्रॉफिट इनटू 60%। तो ये जो टोटल कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, अलाउबल लिमिट। ठीक है, ये हो गया आपका स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 2 होने के बाद अब अपन आएंगे स्टेप नंबर 3 में। स्टेप नंबर 1 में निकल गया क्या, बुक प्रॉफिट। स्टेप नंबर 2 में निकल गया क्या, रेम्यूनरेशन। तो 1 - 2, क्योंकि प्रॉफिट में से रेम्यूनरेशन माइनस कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा टोटल इनकम ऑफ द फर्म। यहां पर क्या निकाल रहे हैं, टोटल इनकम ऑफ द फर्म निकाल रहे हैं। तो जो भी मेरा बुक प्रॉफिट आया था रेम्यूनरेशन से पहले, क्योंकि बुक प्रॉफिट रेम्यूनरेशन से पहले ही है, तो वो मैं ले रही हूँ। मतलब ये क्या है, पीजीबीपी है, बट उसमें रेम्यूनरेशन का जो ट्रीटमेंट है वो नहीं हुआ है। फिर मैं रेम्यूनरेशन जो है वो स्टेप 2 वाला जो है माइनस कर दूंगी, तो मेरा आ जाएगा टोटल इनकम ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, तो बेसिकली स्टेप 3 क्या है, तो स्टेप 3 इज स्टेप 1 माइनस स्टेप 2 इज योर स्टेप 3। ठीक है, तो आपका स्टेप 3 है टोटल इनकम ऑफ द फर्म। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो कोई भी क्वेश्चन है आपको पूछेगा, स्टेप 1 बुक प्रॉफिट निकालना है, स्टेप 2 लिमिट ऑफ अलाउबल रेम्यूनरेशन, स्टेप 2 में निकलेगा कि कितना रेम्यूनरेशन दे रहे हैं, फिर बुक प्रॉफिट में से रेम्यूनरेशन माइनस कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा टोटल इनकम ऑफ द फर्म विच इज आर स्टेप 3। ठीक है, क्वेश्चन आपको बेटा ऐसे ही सॉल्व करना। तो ये आपका हो गया है पार्टनरशिप फर्म का जो है वो प्रोविजन। इसमें एक प्रोविजन जो बचा हुआ है, कौन सा बचा हुआ है, ये वाला। एक्सप्लेनेशन अंदर 40 भी कभी एग्जाम में नहीं आता, बट एक प्रोविजन है तो पढ़ा देते हैं। क्या बोलता है ये, कि अगर आप एक इंडिविजुअल है, क्या है, इंडिविजुअल है, और यहाँ पर क्या है, एक पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है वो आपके क्या बोलते हैं, सिलेबस में नहीं है, तो इसको जो है वो आप छोड़ सकते हैं, और ये वाला भी जो है वो आपके पोर्शन में नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो हमारा क्या कंप्लीट हो गया, पार्टनरशिप फॉर्म का जो है वो कंप्लीट हो चुका है। और ये प्रोविजन टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, अभी चार्ट बुक में है, तो ये चार्ट बुक से भी हट जाएगा। ठीक है, तो चार्ट बुक में स्पेस आपकी और बढ़ जाएगी। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसकी, एओपी बीओआई। क्या बोलता है एओपी बीओआई के लिए, ओपी बीओआई के लिए बोलता है कि अगर आप पेमेंट करते हैं किसका, तो अगर आप पेमेंट करते हैं इंटरेस्ट का, सैलरी का, बोनस का या कमीशन का, ठीक है, किसको पेमेंट करते हैं बेटा, तो पेड बाय एओपी बीओआई टू इट्स मेंबर्स। मतलब एओपी बीओआई के क्या होते हैं, मेंबर होते हैं। जैसे पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर होते हैं, वैसे ही एओपी बीओआई के मेंबर होते हैं। तो एओपी बीओआई अगर पेमेंट करे रेम्यूनरेशन का और इंटरेस्ट का, while computing PGBP everything shall be disallowed। कुछ भी अलाउ नहीं होगा। ठीक है, तो कुछ भी अलाउ नहीं होगा, तो इधर कोई खर्चा अलाउ नहीं हो रहा है। अगर पीजीबीपी में इसको कोई एक्सपेंस जो है वो अलाउ नहीं हो रहा है, तो क्या मेंबर के हाथ में कुछ टैक्सेबल होगा, नहीं, मेंबर के हाथ में कोई टैक्सेबल नहीं, मतलब कोई भी इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। एक्सपेंस नॉट अलाउड अंडर पीजीबीपी। तो ये सीधा सीधा बोल रहे हैं कि एओपी बीओआई जो अपने मेंबर्स को अगर पेमेंट करते हैं, तो अगर वो जो भी खर्चे का पेमेंट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मान लो उन लोगों ने पेमेंट कर दिया 25 लाख का रेम्यूनरेशन, ठीक है, तो ये मेंबर्स के हाथ में टैक्सेबल भी नहीं होगा, क्योंकि इनका प्रॉफिट 25 लाख से कम हुआ ही नहीं, भले इन लोगों ने 25 लाख का पेमेंट कर दिया है। तो सिंस इनका प्रॉफिट 25 लाख से कम नहीं हुआ है, मतलब यही 25 लाख पे टैक्स दे रहे हैं, तो फिर उनके मेंबर्स के हाथ में वो टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है, क्या बोलता है, और इफ इंटरेस्ट इज रिसीवेबल एंड पेबल बोथ टू अ फर्म देन ओनली नेट इंटरेस्ट शैल बी डिसअलाउड। कि अगर आपको फर्म को किसी जगह पे इंटरेस्ट देना भी है और कहीं से इंटरेस्ट लेना भी है, ठीक है, सेम फर्म से आपको लेना देना दोनों है, तो वहां पर क्या होगा कि जो नेट इंटरेस्ट है वो डिसअलाउ कर दिया जाएगा, मतलब नेट पेमेंट में सेटलमेंट कर देंगे। So this is what your small provision about AOP and BOI. I hope I'm clear. Yes. तो ये जो है वो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया अभी क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म के प्रोविजन पढ़ लिए हैं।
और टेक्स्ट बुक से भी ये कवर हो चुका है। आप लोग एक बार इसको टेक्स्ट बुक से भी मार्क कर लो कि फर्स्ट 3 लाख पे फर्स्ट 6 लाख हो चुका है, ये चेंज हो गया लिमिट। फर्स्ट 6 लाख पे 90% ऑफ बुक प्रॉफिट और 1.5 नहीं 3 लाख विच एवर इज हायर और बैलेंस में 60% ऑफ बुक प्रॉफिट, बैलेंस 60% ऑफ बैलेंस बुक, 60% ऑफ बुक प्रॉफिट कर दो या बैलेंस बुक प्रॉफिट भी ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है। और क्या लिखा है, टैक्सेबिलिटी इन पार्टनर है द अमाउंट ऑफ सैलरी इंटरेस्ट अलाउड एज रिडक्शन टू द पार्टनरशिप फर्म इज टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ पार्टनर। इसको एकदम हाईलाइट कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जितना पार्टनरशिप फर्म को अलाउ होगा उतना ही पार्टनर्स के हाथ में टैक्सेबल होगा, ठीक है। फिर एओपीबीवाई की अगर अपन बात करें तो क्या बोलता है, एनी इंटरेस्ट सैलरी बोनस और कमीशन पेड बाय एओपीबीवाई टू इट्स मेंबर इज फुल्ली डिसअलाउड व्हाइल कंप्यूटिंग पीजीबीपी। ये पूरा का पूरा क्या कर देंगे सर, अपन डिसअलाउ कर देंगे, कुछ भी अलाउ नहीं करेंगे। और सिंस जब वो अलाउ नहीं कर रहे हैं तो पूरा का पूरा टैक्स कौन भर रहा है, तो फिर टैक्स भर रहा है ओपीबीवाई, तो मेंबर्स के हाथ में वो कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा, ठीक है। तो डबल टैक्सेशन करके मेंबर्स के हाथ में कुछ भी टैक्सेबल नहीं करें। आई होप आई एम क्लियर, ठीक है। तो बाकी का जो टॉपिक है इस ये वाले टॉपिक को बाद में करेंगे, अभी अपन क्या करेंगे, अभी अपन इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो नाउ कम टू योर क्वेश्चन बैंक एंड कम टू पार्टनरशिप नाउ। इलस्ट्रेशन नंबर 24 क्या बोलता है ये, Rao and Jain, a partnership firm consisting of two partners, report a net profit of 14 lakh before deduction of the following items। ठीक है, तो ये जो 14 लाख रुपए है वो बिफोर डिडक्शन है, बिफोर डिडक्शन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स, ठीक है। सैलरी ऑफ 40,000 ईच पर मंथ पेबल टू टू वर्किंग पार्टनर्स ऑफ द फर्म एज ऑथराइज्ड बाय द डीड ऑफ द पार्टनरशिप, ठीक है, पहला खर्चा ये। दूसरा, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी अंडर सेक्शन 32 कंप्यूटेड 1,50,000। फिर तीसरा खर्चा क्या बोलता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15% पर एनम एज पर डीड ऑफ पार्टनरशिप, द अमाउंट ऑफ कैपिटल एलिजिबल फॉर इंटरेस्ट इज ₹5 लाख, ठीक है। रिक्वायर्ड द कंप्यूट द बुक प्रॉफिट ऑफ फर्म अंडर सेक्शन 40B। तो बुक प्रॉफिट ऑफ द फर्म हमारा क्या है, स्टेप नंबर 1 है, ठीक है। उसके बाद ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 एंड अलावेबल वर्किंग पार्टनर सैलरी, ये हमारा क्या है बेटा, स्टेप नंबर 2 था एज पर सेक्शन 40B ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, ठीक है। देख लिया आप लोगों ने क्वेश्चन को, एक बार क्वेश्चन को अच्छे से देख लो कि क्या क्या है उसके अंदर। प्लस क्वेश्चन में क्या है तो मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, नेट प्रॉफिट है बेटा कितने का, 14 लाख का, और वो क्या है, बिफोर डिडक्शन ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंसेस, कि ये फॉलोइंग एक्सपेंसेस से पहले है, तो हमको जो लगेगा हम वही माइनस करेंगे, जो नहीं लगेगा वो माइनस नहीं करेंगे। सबसे पहले हमको निकालना है क्या, बुक प्रॉफिट, और बुक प्रॉफिट निकालने के लिए क्या बोलता है, पीजीबीबी बिफोर रेम्यूनरेशन। तो क्या सैलरी जो है यहाँ जो सैलरी दी गई है वो माइनस होगी क्या, नहीं, वो माइनस नहीं होगी, ठीक है, कि यहाँ जो सैलरी दी गई है वो माइनस नहीं होगी। डेप्रिसिएशन माइनस होगा क्या, बिल्कुल, एज पर इनकम टैक्स एक्ट बिल्कुल माइनस होगा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15% दिया हुआ है, बट इनकम टैक्स में कितना अलाउ करता है, सिर्फ और सिर्फ 12%, तो कितना माइनस होगा, 12% माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, बुक प्रॉफिट, स्टेप नंबर 1। फिर अपन क्या करेंगे, फिर अपन निकालेंगे स्टेप नंबर 2। इसमें अपन क्या करेंगे, तो इसमें अपन दो पार्ट करके जैसे अपन निकालते हैं, तो इसमें एक तरफ था आपका एक तरफ था आपका एक तरफ था आपका क्या बोलते हैं, फर्स्ट 6 लाख पे प्रॉफिट इंटू 90% और ₹3 लाख विच एवर इज हायर और बैलेंस इंटू 60%, ठीक है। तो नाउ लेट्स कम टू आर
आंसर इलस्ट्रेशन नंबर 24, पेज नंबर क्या है आपका 42। ठीक है, अब सबसे पहले पॉइंट बोला है कंप्यूटेशन ऑफ बुक प्रॉफिट एज पर 40B ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, यही निकालने बोला है, पर्टिकुलर नोट्स और अमाउंट। उसके बाद अपन लिखेंगे सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर डिडक्शन ऑफ फॉलोइंग एक्सपेंस। तो कितना है आपका 14 लाख। उसके बाद माइनस अलावेबल एक्सपेंस, क्योंकि ये सारे खर्चे जो माइनस नहीं हुए, तो जो माइनस होंगे बस अपन वही वाला माइनस करेंगे, बाकी वाला माइनस नहीं करेंगे। तो अपन सबसे पहले क्या लेने वाले हैं, सबसे पहले अपन लेंगे डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीन। तो अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो डेप्रिसिएशन जो है वो गिवन है, कंप्यूटेड है, तो 1,50,000 ये अपन माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया। फिर सेकेंड अपन क्या माइनस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो भी अप टू 12%। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ पे अपन नोट दे देंगे, नोट नंबर 1, और एलिजिबल कितना है 5 लाख, तो 5 लाख इंटू 12%, तो कितना आ जाएगा 60,000। तो यहाँ पर आ जाएगा 60,000। ठीक है, ये दो चीज माइनस कर दिए तो हमारा क्या आ गया, तो हमारा आ गया है बुक प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बुक प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहाँ पर 14 लाख माइनस 1.5 लाख माइनस 60,000 इज इक्वल टू 11,90,000। हमारा आंसर आ गया है 11,90,000। तो यहाँ पर अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 14 लाख, टोटल में 1.5 लाख प्लस 60,000 2,10,000, माइनस कर दोगे तो आ जाएगा बुक प्रॉफिट एज पर पीजीबीपी, लिख दो एज पर पीजीबीपी, कितना आगे 11,90,000। तो हमारा स्टेप नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब अपन जाएंगे किसमें, स्टेप नंबर 2 में। तो स्टेप नंबर 2 क्या बोलता है, कंप्यूटेशन ऑफ अलावेबल रेमुनरेशन, computation of allowable remuneration as per income tax act। ठीक है, वापस से अपन को सेम फॉर्मेट, पर्टिकुलर्स नोट और अमाउंट, पर्टिकुलर्स नोट और अमाउंट। ठीक है, ये हो गया, अलाउबल रेम्यूनरेशन हो गया, ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद कंप्यूटेशन ऑफ अलाउबल रेम्यूनरेशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट। अब यहां पर क्या है, अब यहां पर अपन लेंगे बुक प्रॉफिट फर्स्ट 6 लाख
ऑफ बुक प्रॉफिट। तो एक्चुअल में हमारा बुक प्रॉफिट जो है वो आया कितने, 11,90,000। तो उसमें सबसे पहला जो है वो क्या बोलता है, बुक प्रॉफिट मतलब 6 लाख इंटू 90, 6 लाख इंटू 90%। और सेकेंड क्या बोलता है, 3 लाख, विच एवर इज हायर। तो यहाँ पर आ जाएगा 6,90,000, 6 लाख इंटू 0.9 इज इक्वल टू 5,40,000। तो 5,40,000 और 3 लाख, विच एवर इज हायर कितना हो गया, 3 लाख। तो विच एवर इज हायर कितना हो गया, 5,40,000। ठीक है। और बैलेंस बुक प्रॉफिट इंटू 60%, इंटू 60%। तो 11,90,000 माइनस 6 लाख, ठीक है ना, 11,90,000, हाँ। तो माइनस 6 लाख इंटू 60%, हमारा आंसर आ जाएगा 3,54,000, 3,54,000। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे मैक्सिमम अलाउेबल रेम्यूनरेशन, मैक्सिमम अलाउेबल रेम्यूनरेशन इज इक्वल्स टू प्लस 5,40,000 इज इक्वल्स टू 8,94,000। ठीक है। तो ये जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, स्टेप नंबर 1 है और स्टेप नंबर 2। आई होप इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, आप लोगों को कोई ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगी इसको सॉल्व करने में। नाउ come to illustration number 25, which is interesting. So question bank, illustration number 25 क्या बोलता है, निखिल, गगन एंड सुमन, 3 लोग हैं, आर पार्टनर्स इन अ फर्म विथ इक्वल शेयर। तो पार्टनर इन अ फर्म है विथ इक्वल शेयर। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026 shows a net profit of 42,300 आफ्टर डेबिटिंग द फॉलोइंग आइटम्स। तो क्या बोल रहा है, आफ्टर डेबिटिंग द फॉलोइंग आइटम्स। ठीक है। अब पार्टनर की सैलरी, बोनस, कमीशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 15%। निखिल का, गगन का और सुमन का जो है वो दे दिया गया है। उसके बाद assuming all the partners are working partners, the firm fulfill the condition of section 184। सेक्शन 184 जो है वो कंडीशन स्टेट करता है कि क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप फर्म को साथ मतलब पार्टनर्स जो है उनको ये सब चीजें जो है वो मिल सकती है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, कंप्यूट टोटल इनकम ऑफ द फर्म एंड टैक्सेबल इनकम ऑफ पार्टनर्स इन द फर्म। दो चीजें पूछा है क्वेश्चन में, पहला पूछा है टोटल इनकम ऑफ द फर्म और टैक्सेबल इनकम ऑफ पार्टनर्स। अब जो ये फर्स्ट वाला पॉइंट है, टोटल इनकम ऑफ द फर्म, ये तो हमारा कहीं ना कहीं स्टेप 3 है, और स्टेप 3 निकालने के लिए आपको कहीं ना कहीं स्टेप 1 और स्टेप 2 निकालना ही पड़ेगा, तभी आपका स्टेप 3 आता है। ठीक है। तो यहाँ के लिए तो आपको स्टेप ऐसे भी निकालना ही पड़ेगा, मतलब यहाँ वाले कैलकुलेशन के लिए आपको 1 2 3 तीनों निकालना ही पड़ेगा। प्लस टैक्सेबल इनकम ऑफ पार्टनर्स जो है वो एक न्यू पॉइंट है। ठीक है। तो ये जो है वो अपन क्वेश्चन में सीखेंगे कि टैक्सेबल इनकम ऑफ पार्टनर कुछ नहीं है, बस निकाल के प्रपोर्शनेट करके जो है वो दिखाना है। ठीक है। आई होप क्वेश्चन एक बार वापस से देख लो। निखिल है, गगन है, सुमन है, पार्टनर है विथ इक्वल शेयर। प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026 shows a net profit of 42,300 after debiting the following items। ठीक है। सैलरी, बोनस, कमीशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 15%। निखिल, गगन, सुमन। अज्यूम ऑल पार्टनर्स आर वर्किंग पार्टनर्स है, टोटल इनकम ऑफ द फर्म और टैक्सेबल इनकम ऑफ
पार्टनर जो है वो निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन में टाइम स्पेंड करना बहुत जरूरी है। जब तक आपको क्वेश्चन फेमिलियर नहीं होगा या जब तक आप क्वेश्चन बार बार नहीं देखोगे तब तक आपको क्या बोलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना जो है वो आप लोग के लिए उतना इजी नहीं होगा। ठीक है, और प्लस सी बेनिफिट सबसे अच्छा ये है कि आपके सामने आंसर है ही नहीं, तो आप हमेशा क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करोगे। अगर आपके सामने आंसर होगा आप क्वेश्चन पे फोकस ही नहीं करोगे। ओके, ना हमारे जो ऐप है उसका नाम क्या है, सीएग्राम, और वेबसाइट का नाम भी सीएग्राम है, इसलिए हमने हर पेज पे लोगो भी जो है वो चेंज कर दिया और उसको सीएग्राम कर दिया है। इलस्ट्रेशन नंबर क्या है, इलस्ट्रेशन नंबर 25। पेज नंबर क्या है, पेज नंबर है 42। कंप्यूटेशन ऑफ, ठीक है, तो अपन क्या कर रहे हैं, कंप्यूटेशन ऑफ, कंप्यूटेशन ऑफ सबसे पहले क्वेश्चन में आपको पता है स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 तीनों निकालना है। ठीक है, सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ बुक प्रॉफिट, बुक प्रॉफिट फॉर बुक प्रॉफिट फॉर द पार्टनरशिप फॉर्म। सबसे पहले अपन क्या निकाल रहे हैं, बुक प्रॉफिट निकाल रहे हैं। पर्टिकुलर्स, नोट अमाउंट, उसके बाद आगे सबसे पहले क्या करना है अपने को, सबसे पहले अपने को हाँ नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस के साथ 42,300 आफ्टर डेबिटिंग द फॉलोइंग आइटम्स, विच कुछ ट्रांजैक्शंस जो है वो ऐड होंगे, कुछ ट्रांजैक्शंस जो है वो लेस होंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या बोलते हैं, सैलरी, सैलरी जो है वो आपको ऐड करना है। तो कितनी दी गई, 74,000 प्लस 74,000, टोटल कर देंगे इसको 1,48,000। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं क्या, बोनस, बोनस भी ऐड हो जाएगा। 68,000 का बोनस है तो यहाँ पर 68,000। ठीक है, उसके बाद कमीशन की बात करें तो कमीशन भी ऐड हो जाएगा और वो है 19,000 प्लस 20,000 प्लस 45,000। तो यहाँ पर टोटल आ जाएगा 19 प्लस 20 प्लस 45 इज इक्वल्स टू 84,000। तो 84,000 ऐड हो जाएगा। तो जैसे भी हम बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, बुक प्रॉफिट निकालने के लिए हमको रेम्यूनरेशन जो है वो ऐड करना होता है। तो सैलरी, बोनस और कमीशन तीनों रेम्यूनरेशन ही है। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 12% तक अलाउ होता है, उससे ऊपर जो है वो डिसअलाउ हो जाता है। तो इंटरेस्ट इन एक्सेस ऑफ 12%। ठीक है, तो इसके लिए जो अपन एक फॉर्मूला कर देते हैं यहाँ पर, क्या फॉर्मूला रहेगा वो, जो भी आपका इंटरेस्ट है वो खुद कितना है, 15% है, इंटू 3%। हमको क्योंकि डिफरेंस वाला जो इंटरेस्ट है वही चाहिए। तो पहला जो इंटरेस्ट है वो कितना है, 4500। तो 4500 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 3 कितना हो गया, 900 रुपए। तो 900 रुपए प्लस
सेकंड कितना है 6000, तो 6000 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 3 इज इक्वल टू कितना हो गया 1200 रुपए, सॉरी 1200 रुपए प्लस अभी आपका कितना है, तो आपका है 45 15,000, तो अभी 15 डिवाइड बाई 15 इंटू, तो ये कितना हो जाएगा 3000। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 1200 प्लस 900 प्लस 3000 इज इक्वल टू 5100। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 5100। और कोई आइटम दिया हुआ है नहीं, तो हमने क्या कर दिया है ऐड, लेस करने का कुछ दिया हुआ है डेप्रिसिएशन वगैरह नहीं, कुछ भी नहीं दिया है, तो अपन इसको हटा देंगे। अब आ गया अपना क्या बुक प्रॉफिट, तो यहाँ पर आ गया है बुक प्रॉफिट बिफोर रेम्युनरेशन, या फिर बुक प्रॉफिट बिफोर रेम्युनरेशन, बुक प्रॉफिट फॉर रेम्युनरेशन। बुक प्रॉफिट फॉर रेम्युनरेशन, ठीक है। तो बुक प्रॉफिट फॉर रेम्युनरेशन के लिए अपने को, तो आपको ऐड करना पड़ेगा 42,300 प्लस 1,48,000 प्लस, आप लोग प्लीज मेरे साथ ऐड करिएगा 84,000 प्लस 5,100 इज इक्वल्स टू 3,47,400, 3,47,400, ठीक है। तो ये जो है वो हमारा क्या हो गया बुक प्रॉफिट फॉर रेम्युनरेशन, दैट इज व्हाट अवर पार्ट नंबर क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी है कि हमने बुक प्रॉफिट निकाल लिया। अब सेकेंड जो हमारा पार्ट है वो क्या है, तो वो हम लोग को निकालना है कंप्यूटेशन ऑफ अलाउेबल रेम्युनरेशन। हम लोग को अलाउबल रेम्युनरेशन जो है वो मैक्सिमम अलाउबल रेम एज पर 40B वो निकालना है, ठीक है। तो यहां पर मैं ले रही हूं बुक प्रॉफिट कितना है, जो कि हमारा 3,47,400, 3,47,000, एक मिनट, 3,47,400, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3,47,400। तो ये बोल रहा है फर्स्ट बैलेंस इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर आपका बोल रहा है कि फर्स्ट, एक काम करते हैं अपन इसको नेक्स्ट पेज में ही बना लेते हैं। $3,47,400 इंटू 90%, और सेकेंड है आपका 3 लाख रुपीज मैक्सिमम विच एवर इज हायर। तो यहाँ पर आपका आंसर आ गया है 347,400, 347,400 इंटू 90% इज इक्वल टू 3,12,660, 3,12,660, ठीक है। 3,12,660 ये हो गया, 3,12,660 हो गया। उसके बाद थर्ड, टोटल इनकम ऑफ द फर्म, टोटल इनकम ऑफ फर्म विच इज अ स्टेप 3। तो यहाँ पर आपका आएगा बुक प्रॉफिट
फॉर रेम्यूनरेशन 3,47,400 माइनस अलाउेबल रेम्यूनरेशन, अलाउबल रेम्यूनरेशन जो है वो कितना है, तो 3,12,660, तो वो यहाँ पर ले रहे हैं 3,12,660 माइनस कर देंगे -347,400 इज इक्वल्स टू 34,740, 34,740 विच इज योर टोटल इनकम ऑफ फर्म. This is your total income of the firm. I hope this is clear to you. Now, taxable income of partners. ठीक है, तो टैक्सेबल इनकम ऑफ पार्टनर्स की पार्टनर्स को कितनी इनकम हुई है. तो यहाँ पर अपन सबसे पहले उन लोगों के लिए फॉर्मेट बनाएंगे, तीनों का कॉलम ड्रॉ करेंगे. पर्टिकुलर्स नोट, और यहाँ पर सबसे पहला नाम किसका है, निखिल, गगन, और दूसरा क्या है आपका, सुमन. ठीक है, अब पहले तो मैं ले लूंगी क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि क्वेश्चन में जो है साफ साफ दिया हुआ है 15% का दिया हुआ है, आपको 12% का निकालना है. तो आप कैसे करोगे, तो जो इंटरेस्ट का अमाउंट दिया हुआ है, जैसे 4500 रुपए इंटरेस्ट का अमाउंट दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय 15 इंटू 12, कितना आ गया आपका 3600 रुपए. तो यहाँ पर आ गया आपका 3600. तो जो भी आपका इंटरेस्ट है डिवाइड बाय 15 इंटू 12, तो नेक्स्ट आ जाएगा क्या 4800, और फिर आ जाएगा कितना 12,000. ठीक है, इंटरेस्ट का अमाउंट डिवाइडेड बाय 15 इंटू 12, लिख भी देती हूँ, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 15 इंटू 12%, डिवाइड बाय 15%. उसके बाद नेक्स्ट सैलरी, क्या बोलते हैं, रेम्यूनरेशन टैक्सेबल ओनली अप टू, टैक्सेबल ओनली अप टू 3,12,600. ठीक है, अब इस चीज को समझना कि जो आपको सैलरी बोनस और कमीशन मिला है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का तो ट्रीटमेंट अलग हो चुका है, लेकिन जो आपको सैलरी बोनस और कमीशन मिला है उसमें मैक्सिमम अलाउबल रेम्यूनरेशन कितना है, 3,12,660. तो 3,12,660 है ये, 3,12,660, 3,12,660, और यहाँ पे भी 3,12,660, और 34,740 का नेट प्रॉफिट. ठीक है, तो अब यहाँ पर जो पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल होगा वो भी कितना होगा, 3,12,660 रुपए टैक्सेबल होगा. बट इसका प्रपोर्शन कैसे निकालेंगे, तो इसका प्रपोर्शन निकालेंगे इनके सैलरी बोनस और कमीशन के हिसाब से. मतलब यहाँ पर अपन ऐड करेंगे हाउ मच दे आर गेटिंग, कि सैलरी बोनस कमीशन रिसीव बाय पार्टनर, सैलरी बोनस कमीशन रिसीव्ड बाय पार्टनर्स. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पार्टनर का नाम लिखूंगी निखिल,
दूसरे पार्टनर का मैं नाम लिखूंगी गगन, और तीसरे पार्टनर का मैं नाम लिखूंगी क्या, सुमन। ठीक है, तो निखिल, गगन और सुमन। अब सबसे पहले यहां पर लिखेंगे क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहां पर आपका है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 12%। ठीक है, नहीं सॉरी, यहां पर अपन लिखेंगे सबसे पहले इनकम रिसीव बाय देम। तो सबसे पहले उनको इनकम रिसीव हुई कौन सी, सैलरी। तो सैलरी की जो इनकम है जो निखिल को मिली है वो कितनी है, 74,000। और गगन को भी मिली है 74,000, लेकिन सुमन को सैलरी नहीं मिली है। बोनस की अगर मैं बात करूं तो बोनस सिर्फ सुमन को मिला है, विच इज 68,000 का बोनस मिला है। और अगर मैं कमीशन की बात करूं तो तीनों को कमीशन मिला है। तो कमीशन मिला हुआ है 19,000, 20,000 और लास्ट में लिखा हुआ है 45,000। अब टोटल अगर मैं कर दूं इसको, तो इसको मिला है 74,000 प्लस 19,000, 93,000 की इनकम हुई है। यहाँ पर 74 प्लस 20 इज इक्वल्स टू 90, ये 90,000, ये 94,000 और एक मिनट, 74 प्लस 19 इज इक्वल्स टू 93,000, ये गलत है, 93,000 की इनकम हुई है, इसको 94,000 और इसको मिला है 68 प्लस 45 इज इक्वल टू 1,13,000। ठीक है, रीचेक कर रहे हैं, 93, 94 और 45 इज इक्वल टू 1,13,000। ये हो गया अपना 93,000, 94,000 और 1,13,000। तो अब प्रपोर्शनेट ऑफ इनकम, प्रपोर्शनेट ऑफ इनकम taxable in their hands, taxable in their hands is equals to, कितना इनकम उनके हाथ में टैक्सेबल होगा। तो फिर 3 लाख, सबसे पहले बात करते हैं किसकी, निखिल की। 3,12,660 इंटू 93,000 डिवाइडेड बाय, इन तीनों का टोटल कितना होगा, तो इन तीनों का टोटल होगा 93 प्लस, एक मिनट, 93 प्लस 94 प्लस 113 इज इक्वल टू 300, 3 लाख, 3 लाख। तो आपका आंसर आएगा 3,12,660 इंटू 93 डिवाइडेड बाय 300 इज इक्वल टू 96,925। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे किसकी बेटा, गगन की। तो यहाँ पर 3,12,660 इंटू 94,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख,
3,12,660 इंटू 94,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख इज इक्वल्स टू 97,967 967 ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं सुमन की। तो यहाँ पर आ गया 3,12,660 इंटू 1,13,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख। तो 97,960.8 था ना, तो ठीक है 67 966 था 67 ठीक है। और 1 लाख यहाँ पर 3,12,660 इंटू 113 डिवाइडेड बाय 300 इज इक्वल्स टू 1,17,769 1,17,760.6 है ना, तो 1,17,769 ठीक है। तो यहाँ पर आप टैक्सेबल करोगे 96,925 96,925 97,967 और 1,17,769 ठीक है। तो टोटल टैक्सेबल इनकम इन हैंड्स ऑफ पार्टनर, टैक्सेबल इनकम इन हैंड्स ऑफ पार्टनर इज इक्वल्स टू यहाँ पे 769 ठीक है ना, 12,000 प्लस 1,17,769 इज इक्वल्स टू 1,29,769 4,800 प्लस 97,967 इज इक्वल्स टू 1,02,767 और 3,600 प्लस 96,925 इज इक्वल्स टू 1,05,00525। अब coming to our next question which is illustration number 26 and it is about AOP ठीक है। अभी तक हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया है 24 और 25 वो रिगार्डिंग किसके, पार्टनरशिप फर्म के रिगार्डिंग है। तो पार्टनरशिप फर्म का ट्रीटमेंट जो है वो कैसे होता है। अब नेक्स्ट जो है इलस्ट्रेशन नंबर 26 कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ क्या बोलते हैं एओपी, ये किसके रिगार्डिंग है। तो ये आपका एओपी बीओआई का है। और एओपी बीओआई के टाइम में आपने प्रोविजन पढ़ा होगा कि एओपी बीओआई जो भी अपने मेंबर्स को पेमेंट करती है वो उसको डिसअलाउ हो जाता है ठीक है। तो क्या पूछता है क्वेश्चन ये कि Messrs XYZ, an association of person consisting of member XYZ, sharing profit in ratio of 2:2:1, furnishes net profit as per PL account 6 lakh after allowing the following debit। ये सारे जो है वो डेबिट हो चुके हैं। पहला क्या है, सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक्स को इतना गया है, वाई को इतना गया है और जेड को जो है इतना गया है। डिटरमाइन द इनकम ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन। कुछ नहीं, बहुत इजी है। आप यहाँ पे निकालोगे ऐसे पर्टिकुलर्स, नोट और अमाउंट ठीक है। और वहां पे क्या निकालना है, टोटल इनकम। तो टोटल इनकम ऑफ एओपी, एओपी की टोटल इनकम ठीक है। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर डेबिटिंग कितना है बेटा आपका 6 लाख। उसमें आपको ऐड करना है। तो सैलरी 1,60,000 प्लस 2,40,000 प्लस 1,20,000, टोटल सैलरी कितनी हो गई 1,60,000 प्लस 2,40,000 प्लस
1,20,000 इज इक्वल टू 5,20,000, तो 5,20,000 की सैलरी ऐड कर देंगे, प्लस नेक्स्ट है आपका 45,000 प्लस 60,000 प्लस 15,000 इज इक्वल टू 1,20,000, तो 1,20,000 जो है वो हो जाएगा। तो टोटल 5,20,000 प्लस 6,00,000 इज इक्वल टू 12,40,000 जो है वो क्या हो जाएगा, टोटल इनकम ऑफ एओपी। तो द टोटल इनकम ऑफ एओपी विल बी व्हाट, 12,40,000। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, तो अभी अपन लोगों ने पार्टनरशिप फर्म और एओपी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट किए। इससे पहले ऊपर एक टीडीएस का क्वेश्चन जो है वो मैं आपको एक एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, जो अपन लोगों ने लास्ट क्लास में टीडीएस का पढ़ा था। क्या पढ़ा था अपन लोगों ने, XYZ Limited pays a sum of 10 lakh as commission to YINC, a US company। ठीक है, तो XYZ लिमिटेड जो है वो 10 लाख का कमीशन भर रही है YINC को, एक यूएस कंपनी को, ऑन 15 अक्टूबर 2025। टैक्स इज डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 195 रीड विद इंडो यूएस टैक्स ट्रीटी, बट इट इज नॉट डिडक्टेड बाय एक्स लिमिटेड। ठीक है, तो बहुत ही क्लियर है कि पेमेंट एक्स ने वाई को किया है, कितने का किया है, 10 लाख का किया है। ठीक है, और उसमें क्या करना था, टीडीएस डिडक्ट करना था। अब कौन से सेक्शन में, सेक्शन 195। तो सेक्शन 195 बोलता है कि अगर आप किसी नॉन रेसिडेंट को अगर आप क्या बोलते हैं पेमेंट करते हो, तो आपको टीडीएस काटना जरूरी है एट द रेट ऑफ 20.8%। 20% का रेट और प्लस 4% का सेस। तो इफेक्टिव रेट जो हम लोग को पड़ता है, इफेक्टिव रेट जो हमको पड़ता है वो आता है आपका 20.8%। ठीक है, ये जो है वो हो गया। उसके बाद अब बट उसने एक्स ने ये जो है वो डिडक्ट नहीं किया है। ठीक है, तो जब आप किसी नॉन रेसिडेंट को पेमेंट करते हो और आप डिडक्ट नहीं करते हो, तो आपको जो एक्सपेंस है वो क्या हो जाता है, 100% डिसअलाउ हो जाता है। मतलब ये 10 लाख रुपए का जो खर्चा एक्स ने किया है कमीशन के तौर पे वाई को पेमेंट करने का, क्या वो उसको पीजीबीबी में अलाउ होगा, नहीं होने वाला है। ठीक है, अब आगे क्या बोलता है, आगे बोलता है YINC pays advance tax on due date of income including 10 lakh and entire tax liability of YINC during the financial year 25-26 by way of advance tax। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने अगर याद किया होगा बबलू चपलू का जो केस लिया था कि चपलू अगर ईमानदार निकल गया तो एक्स को खर्चा अलाउ हो जाएगा, मतलब बबलू को खर्चा अलाउ हो जाएगा। तो वही बोल रहा है YINC pays एडवांस टैक्स भी उसने ड्यू डेट में भरा है। एंटायर टैक्स लाइबिलिटी इज पेड बाय YINC during the financial year 25-26 by way of advance tax। Next, return of income of YINC for the assessment year 26-27 is submitted on 20 सितंबर 2026। ठीक है, अगर मेरी ड्यू डेट जो है वो 31 अक्टूबर है, अज्यूमिंग ड्यू डेट 31 अक्टूबर है, इसने तो 20 सितंबर 2026 को ही सारी टैक्स लाइबिलिटी सबमिट कर दी, मतलब रिटर्न फाइल कर दिया है। X Limited has certificate to this effect from chartered accountant in the prescribed mode। ठीक है, X Limited के पास ये सर्टिफिकेट भी है कि Y ने पूरा सब कुछ उस 10 लाख पर टैक्स भर दिया है। डिस्कस द टैक्स कंसिक्वेंस इन हैंड्स ऑफ सेट ट्रांजैक्शन इन हैंड्स ऑफ X Limited। ठीक है, क्या बोला है आपको, आपको क्या डिस्कस करना है, टैक्स कंसिक्वेंस डिस्कस करना है ऑफ द सेट ट्रांजैक्शन इन हैंड्स ऑफ X Limited। ठीक है, तो ये क्या बोलता है कि इलस्ट्रेशन नंबर 23 में जो ये बात करता है कि अगर एक्स लिमिटेड ने एक्स ने वाई को पे किया 10 लाख रुपए, जिसमें उसको टीडीएस काटना था, उसने डिडक्ट नहीं किया, तो 100% ऑफ द एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाएगा। तो ये तो हमारा पहला प्रोविजन होगा ना। ठीक है, तो जब भी मैं आंसर लिखना स्टार्ट करूंगी इलस्ट्रेशन नंबर 23 का, इलस्ट्रेशन नंबर 23, पेज नंबर इज माय 42। तो सबसे पहले मैं लिखूंगी 40A1 या 41A, 40A1। ठीक है,
पेमेंट टू नॉन रेसिडेंट विदाउट डिडक्टिंग TDS 100% डिसअलाउड। ठीक है, अभी मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, आप फुल फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, बस मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये वाला प्रोविजन जो है वो आएगा। आपको कैसे लिखोगे, तो आप लिखोगे, आप लिखोगे प्रॉपर टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज, जो कि टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज यहाँ पर दी गई है। कौन सी लैंग्वेज है ये? If payment is made to non-resident or foreign company and TDS has not been deducted, or TDS has been deducted in previous year but not paid up to or before the due date of filing ITR under section 139(1), ठीक है, then the whole amount will be disallowed। तो ये जो है ना, ये आपको लिखना पड़ेगा। एंड देन इफ TDS इज पेड लेटर डिडक्शन इज अलाउड इन द ईयर ऑफ पेमेंट, ये जो है वो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको, ये जो आपकी वो है वो आपको लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप चाहे तो वो वाला प्रोविजन जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकेंड आपको लिखना पड़ेगा, तो आपको ये लिखना पड़ेगा, which is very important, as per section 201 says if person fail to deposit then they become what, assessee in default, बस but first proviso to section 101। तो यहाँ पर अपन लिखना पड़ेगा कि असेसी इन डिफॉल्ट, तो ठीक है आप बता सकते हो कि असेस जो पर्सन है वो क्या बन जाएगा। तो सेकंड आपको बता दिया कि 201 के हिसाब से, सेक्शन 201 के हिसाब से पर्सन क्या बन गया, असेसी इन डिफॉल्ट। थर्ड टाइम में आप लिख सकते हो फर्स्ट प्रोविजो, फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 201। ये क्या बताता है, तो ये बताएगा आपको कि अगर इफ पे हैज, इफ पे फाइल्स रिटर्न ऑफ इनकम ऑन ड्यू डेट, कि अगर पेयू जो है वो टाइम पर रिटर्न फाइल कर देता है और पेयू जो है ये सारे चाम धाम जो है वो कंप्लीट कर देता है, तो उस केस में पेयर को खर्चा अलाउ हो जाएगा। और ये जो केस हुआ है उसमें यही हुआ है कि YINC ने एडवांस टैक्स भी भर दिया है, पूरे टैक्स टाइम पे जमा कर दिया है, प्लस रिटर्न भी फाइल कर दिया है। और रिटर्न फाइल करने के साथ एक इंपॉर्टेंट लाइन और दी हुई है क्वेश्चन में, ये जो है वो आपके पूरे प्रोविजन को कंप्लीट करती है कि एक्स लिमिटेड एज सर्टिफिकेट ऑफ इफेक्ट चार्टेड अकाउंटेंट इन द प्रिस्क्राइब फ्रॉम, कि वाई ने टैक्स भर दिया, उसका जो सर्टिफिकेट है वो एक्स लिमिटेड को है, और सीए ने सर्टिफिकेट दे दिया एक्स लिमिटेड को कि वाई लिमिटेड ने उसका टैक्स जो है वो भर दिया है। तो फिर क्या एक्स लिमिटेड को खर्चा डिसअलाउ होगा? नहीं। तो इस केस में एक्स लिमिटेड को खर्चा डिसअलाउ नहीं होगा। प्रोविजन तो आप आंसर तो आप भी बता सकते हो, देखिए कि अलाउ होगा कि नहीं होगा, बट द वे ऑफ राइटिंग आंसर इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो पहले 40A1 लिख के ये लिखना है, उसके बाद 201 में एक लाइन बस लिखना है कि वह असेसी इन डिफॉल्ट बन जाएगा, और फिर आपको लिखना है कि अगर आपका पे ईमानदार निकला तो फिर खर्चा जो है वो अलाउ हो जाएगा, और यहाँ पे आप फाइनल कंक्लूजन दे देंगे। तो ये जो तीनों प्रोविजन है वो आपको लिखने पड़ेंगे। आई होप आई एम क्लियर। कहाँ से लिखोगे? सीधा सीधा अगर आप चाहो तो आपकी टेक्स्ट बुक में बहुत अच्छी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, जो टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज है वो भी आप कॉपी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, विच इज द बेस्ट वे। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी कि टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज कॉपी कर लो। और जो मैंने आपने 1 2 3 लिखा हुआ है, तो मेरे हिसाब से 1 आपका ये है, 2 आपका ये है, और 3 आपका। ठीक है, आप ये तीनों लिख लेंगे, आखिरी में लिखेंगे खर्चा 10 लाख का अलाउ हो जाएगा XINC को। बेस्ट आंसर फुल नंबर। ठीक है, अब 23 हो गया है। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन इलस्ट्रेशन नंबर 28 पे। क्या बोलता है ये इलस्ट्रेशन नंबर 28? स्टेट विथ रीजंस द अलाउबिलिटी ऑफ फॉलोइंग एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय MN लिमिटेड। ठीक है, MN लिमिटेड ने खर्चा इनकर्ड किया है। अ होलसेल डीलर ऑफ कमोडिटी, वो क्या है? होलसेल डीलर है किसका? कमोडिटीज का। कमोडिटी मतलब नॉर्मल खाने पीने की चीजों को भी कमोडिटी बोला जाता है। ठीक है, अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961, while computing प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन फॉर द असेसमेंट ईयर 26-27, ये सारे खर्चे जो हैं वो इनकर हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है स्टेट विथ रीजन,
आपको अलाउबिलिटी होगी कि नहीं फॉलोइंग खर्चों की, ठीक है। तो वो ये बोल रहा है कि अगर वो होलसेल डीलर है किसका, कमोडिटीज का, तो ये जो खर्चे उसने किए हैं वो उसको अलाउ होंगे कि नहीं होंगे, और आपको उसके रीजन देने हैं कि वो अलाउ होगा कि नहीं होगा, ठीक है। और आपकी जो आंसर बुक है उसमें बहुत अच्छे से लिखा हुआ है कि रीजन एकदम डिटेल में आपको लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कभी नहीं आते, इसी आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए पहले मैं आपको बता देती हूँ। क्या बोला हुआ है, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल बिल्डिंग इन कंप्लायंस विद सीएसआर। तो सीएसआर का खर्चा अलाउ होता है क्या, नहीं अलाउ होता, तो क्या ये अलाउ होगा, नहीं ये नहीं अलाउ होगा। तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि सीएसआर में कोई भी खर्चा अलाउ नहीं होता, तो फिर आपको ये भी खर्चा जो है अलाउ नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका, तो नेक्स्ट आप लिखोगे परचेज ऑफ बिल्डिंग फॉर सेटिंग अप वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन, ठीक है। तो ये जो है वो आता किस में, तो ये जो है बेटा 35 एडी में आता है कि अगर आप वेयर हाउसिंग फैसिलिटी लेते हो फॉर स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स के लिए, तो फिर वहां पर क्या बोलते हैं आपको 35 एडी में अगर कवर होगा तो कैपिटल एक्सपेंडिचर की 100% डिडक्शन मिलती है, तो इसलिए 4,50,000 की डिडक्शन आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन पेड टू मिस्टर एक्स रेसिडेंट विदाउट टीडीएस। बिना टीडीएस के अगर आप पेमेंट करोगे तो 30% डिसअलाउ होता है, तो 50,000 इंटू 70% कितना हो गया आपका 35,000। तो 35,000 का जो खर्च है वो अलाउ हो जाए, ठीक है। तो 35,000 अलाउ हो रहा है, तो डिसअलाउ कितना हुआ होगा 15,000, ठीक है। नेक्स्ट, कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पेड ऑन सेल ऑफ बुलियन। तो यहाँ पर आपका कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स वो होलसेलर और किसका है, कमोडिटीज का है, तो उसकी इनकम भी कहाँ टैक्सेबल होगी, पीजीबीपी में टैक्सेबल होगी। तो ये खर्चा भी जब इनकम पीजीबीपी में टैक्सेबल हो रही है, तो उससे रिलेटेड खर्चे भी पीजीबीपी में अलाउ हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कहाँ अलाउ हो जाएगा, तो ये पीजीबीपी में अलाउ हो जाएगा 20,000, ठीक है। तो यहाँ पर कितना अलाउ होगा, तो ये जो है वो डिसअलाउड है, ये पूरा अलाउड है, 35,000 अलाउड है, और ये जो है पूरा अलाउड है, ठीक है। और इसमें मैं आप लोग को इसलिए लिखना नहीं सिखा रही क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आगे क्या बोलता है ये, डिस्कस द टैक्स इम्प्लीकेशन ऑफ फॉलोइंग इन केस ऑफ डॉक्टर रनिंग अ नर्सिंग होम। आपको टैक्स इम्प्लीकेशन देने ऑफ द फॉलोइंग, अगर डॉक्टर जो है वो क्या कर रहे हैं, रन कर रहे हैं नर्सिंग होम। अमाउंट पेड टू साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट रन रन बाय ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो किसी कंपनी को पेमेंट कर रहे हैं, साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन है, और वो रन है किसके थ्रू, अ कंपनी रन हो रहा है, तो हमें 20,000 रुपये पेमेंट किया। साइंटिफिक रिसर्च के लिए अगर आप पेमेंट करते हो तो कोई दिक्कत नहीं, वो अलाउ हो जाता है, तो ये 100% जो है वो अलाउ हो जाएगा। अंडर सेक्शन पेमेंट किया ना किसी और को, amount paid to a scientific research association approved by central government and run by a drug manufacturing company। तो साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन 35(1)(2) में अलाउ होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि साइंटिफिक रिसर्च वाला अगर किसी आप और को पेमेंट करते हो तो 2 और 3 के प्रोविजन जो है वो वही है। उसके बाद पेमेंट मेड इन कैश टुवर्ड्स परचेज ऑफ मेडिसिन, और कितना है 50,000, तो ये पूरा डिसअलाउ हो जाएगा क्योंकि कैश में पेमेंट हुआ है। 10,000 से ऊपर अगर आप कैश में पेमेंट करते हो तो वो खर्चा अलाउ नहीं होता है, ठीक है। अमाउंट रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉय एज प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन फॉर मार्च 2026 पेड टू प्रोविडेंट फंड ऑन 25 अप्रैल 2026। मार्च का पैसा आपको कब तक जमा करना था, अगर आपको एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन मिलता है, ठीक है, तो आपको उसको जमा करना होता है अप टू ड्यू डेट ऑफ सच फंड, ठीक है, ड्यू डेट ऑफ सच फंड। और पीएफ की ड्यू डेट क्या है, 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ, ये हमारी ड्यू डेट है। मतलब ड्यू डेट क्या हुई 15 अप्रैल, जमा कब तक करना था 15 अप्रैल तक, कब जमा कर दिया 25 अप्रैल को, तो यह खर्चा अलाउ होगा नहीं, और ये क्या ट्रीट किया जाएगा, उसकी इनकम ट्रीट कर ली जाएगी, मतलब एसएससी की इनकम ट्रीट कर ली जाएगी। आई होप आई एम क्लियर, यस। नाउ कम टू योर इलस्ट्रेशन नंबर 30, क्या बोलता है ये,
रामजी लिमिटेड एंगेज इन मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिसिन, ठीक है, तो ये रामजी लिमिटेड मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिसिन में है। फार्मास्यूटिकल फर्निशेस द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026, ठीक है। म्युनिसिपल टैक्सेस रिलेटिंग टू ऑफिस बिल्डिंग 51,000 नॉट पेड टिल 31 अक्टूबर 2026, ठीक है। तो म्युनिसिपल टैक्सेस आपने 31 अक्टूबर तक पे नहीं किए तो वो इस साल अलाउ नहीं होंगे, फिर वो नेक्स्ट ईयर अलाउ होंगे जिस साल में आप पेमेंट कर रहे हो उस साल में, ठीक है। उसके क्योंकि ये किससे डील हो रहा है, 43B से डील हो रहा है, और 43B बोलता है ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग तक कर दो। अब 31 अक्टूबर तक ही नहीं किया मतलब ड्यू डेट तक नहीं किया है। और यहाँ बिजनेस की बात चल रही है इसलिए हाउस प्रॉपर्टी में दिमाग नहीं लगाने, यहाँ बिजनेस की बात चल रही है, ठीक है। पेटेंट एक्वायर्ड फॉर रुपीज 20 लाख ऑन 1 सितंबर 2025 एंड यूज्ड फ्रॉम द सेम मंथ। 1 सितंबर को पेटेंट लिया है तो 25% का अपन डेप्रिसिएशन मिलेगा इंटेंजिबल एसेट के हिसाब से। 20 लाख इंटू 25% इज इक्वल टू कितना हो गया, 5 लाख रुपए। तो 5 लाख का आपको डेप्रिसिएशन जो है वो मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोलता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च। कैपिटल एक्सपेंडिचर साइंटिफिक रिसर्च का 10 लाख विच इंक्लूड कॉस्ट ऑफ लैंड ऑफ 2 लाख। तो 2 लाख रुपीज जो है वो डिसअलाउ हो जाएगा क्योंकि कॉस्ट ऑफ लैंड जो है वो अलाउ नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ 8 लाख रुपीज अलाउ होता है। तो 2 लाख रुपए जो है वो नेट प्रॉफिट में वापस ऐड हो जाएगा अगर आपने क्लेम कर लिया है तो, ठीक है। उसके बाद आगे, अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर एक्स आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 3 years, रिटर्न ऑफ एज बैड डेट इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स 5 लाख, ठीक है। हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में राइट ऑफ किया तो इनकम टैक्स में भी हम राइट ऑफ कर सकते हैं, तो 5 लाख रुपए जो है वो हम क्या कर लेंगे, डिडक्शन अलाउ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आगे नेक्स्ट क्या बोलता है, इनकम टैक्स पेड 90,000 बाय द कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट प्रोवाइडेड टू इट्स एम्प्लॉयज। तो अगर एम्प्लॉयर जो है वो नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट का पेमेंट, टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट का पेमेंट करता है, इनकम टैक्स पेड, हाँ, इनकम टैक्स पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट, मतलब टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट अगर पे करता है तो वो उसको क्या हो जाता है, डिसअलाउ हो जाता है, वो उसको क्या होता है, डिसअलाउ हो जाता है। तो ये आपका डिसअलाउ हो जाएगा, 90,000 अलाउ नहीं होगा और एग्जेम्प्ट हो जाएगा किसके हाथ में, एम्प्लॉयज के हाथ में। टेक्निकली एम्प्लॉय को इसका भी फायदा मिल रहा है कि उसका जो टैक्स है वो एम्प्लॉयर भर रहा है, लेकिन एम्प्लॉय के हाथ में वो टैक्सेबल नहीं होगा, ठीक है। ये बहुत सारे जनरल पॉइंट्स है जो बार बार आपके एग्जाम वगैरह में आते हैं, तो आपको इस सबका ट्रीटमेंट ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉइज 5,50,000 रेमिटेड इन अगस्त 2026। तो प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉइज का प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन 5,50,000 था और मैंने अगस्त 2026 में उसको रेमिट किया है, तो ड्यू डेट ऑफ सच फंड के बाद रेमिट किया है, तो ये पूरा का पूरा जो है वो डिसअलाउ हो जाना चाहिए, 5,50,000। हाँ, क्योंकि एक्चुअली में पिछले साल का भी होगा तो मैक्सिमम अगर मार्च का भी होता है तो 15 अप्रैल तक जमा हो जाना चाहिए, तो इस वजह से डिसअलाउ हो जाएगा, मतलब इसको क्या ट्रीट की जाएगी, इसको इनकम ट्रीट कर लेंगे, ठीक है। अगर आप ड्यू डेट ऑफ सच फंड तक जमा नहीं करोगे इम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन तो वो एम्प्लॉयर की इनकम बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोलता है, एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स एडवर्टीजमेंट इन सोवेनियर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स एडवर्टीजमेंट इन souvenir of political party, refund of goods and service tax 75,000 received during the year which was claimed as expenditure in an earlier year। क्या बोलता है ये कि ये वाला तो डिसअलाउ होगा, पहली बात तो एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स एडवर्टीजमेंट इन सोवेनियर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी के सोवेनियर ब्रोशर में अगर आप अपने बिजनेस का एडवर्टीजमेंट देते हो तो ये डिसअलाउ हो जाएगा, तो 1,50,000 जो है वो आपका डिसअलाउ हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट, रिफंड ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स 75,000 रिसीव ड्यूरिंग द ईयर व्हिच वाज क्लेम्ड एज एक्सपेंडिचर इन एन अर्लियर ईयर।
आपने खर्चा क्लेम किया था उस टाइम पे और अब आपको इनकम हो रही है, तो ये टैक्सेबल हो जाएगा कितना, 75,000। इसका लॉजिक समझना, इसका लॉजिक ये है कि अगर आपको कोई खर्चा अलाउ हुआ था, जब खर्चा लेने जाते हैं तो अलाउ, अगर खर्चा लेने जा रहे हैं और हम लोगों को खर्चा अलाउ हो गया, तो जब इनकम आ रही ना उसकी, तो इनकम भी टैक्सेबल हो जाएगी। तो वही बोल रहे हैं कि जब खर्चा लेने गए थे तो अलाउ हुआ था, तो रिफंड आया जीएसटी का, तो हम उसको भी इनकम बना लेंगे। लेकिन जब मैं खर्चा मांगने जाऊंगी और वो अलाउ नहीं होगा, वो डिसअलाउ हो जाएगा, क्योंकि जब इनकम आएगी तो मैं टैक्सेबल करने दूंगी, मैं नहीं दूंगी करने। मैं इनकम टैक्स एक्ट को बोलूंगी कि भाई जब तुमने मुझे खर्चा अलाउ नहीं किया, तो क्या इनकम टैक्सेबल करोगे, नहीं करो। ठीक है, तो सिंस यहाँ पर हमको खर्चा अलाउ हुआ था, इसलिए इनकम भी टैक्सेबल हो रही है। इसी जगह पे इनकम टैक्स होता और इनकम टैक्स का अगर रिफंड आता, तो ये टैक्सेबल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इनकम टैक्स का खर्चा ही अलाउ नहीं होता है, तो इसलिए उसकी इनकम भी जो है वो टैक्सेबल नहीं होती है। ठीक है, तो ये जो है वो सारे आपके रीजंस हैं कि कौन से जो एक्सपेंस है वो अलाउ होने चाहिए, डिसअलाउ हो जाने चाहिए। So this is our illustration number 30. I hope I'm clear. उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्या, इलस्ट्रेशन नंबर 31। क्या बोलता है ये बोलता है एक्स लिमिटेड फॉलोज मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो करता है। आफ्टर निगोशिएशन विद द बैंक, इंटरेस्ट ऑफ 4 लाख इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑफ 1.2 लाख pertaining to year ended 31 मार्च 2026 has been converted into loan. Can the interest of 1.2 lakh so capitalized be claimed as a business expenditure? नहीं, अगर आपका पुराना इंटरेस्ट जो आप पे नहीं कर पा रहे हो, अगर वो लोन में कन्वर्ट हो जाता है, तो आप कभी भी उसके खर्चे के रिडक्शन जो है वो क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, आप कभी भी जो है वो उनके खर्चे के रिडक्शन जो है वो क्लेम नहीं कर सकते। तो उसके ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 32, सॉरी क्वेश्चन नंबर 31। अब अपन आएंगे किसमें, क्वेश्चन नंबर 32 विच इज वेरी इजी और आपको समझने में भी बहुत इजी हो, क्योंकि इसमें कुछ खास है ही नहीं बनाने जैसा। ठीक है, क्या बोलता है समझना। ये बोलता है एन एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ कपिल एज ऑन 31 मार्च 2026 रिवील्स दैट द फॉलोइंग एक्सपेंसेस वर ड्यू एंड डेबिटेड टू पीएल बट पेड आफ्टर 31 मार्च। ठीक है, तो ना जब आप मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो करते हो ना, ठीक है, जब आप मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो करते हो तो क्या बोलता है मर्केंटाइल सिस्टम बोलता है कि अगर आपने जो खर्चा जो है 25-26 में किया है, तो वो खर्चा 25-26 में अलाउ हो जाएगा। तो 25-26 मतलब 31 मार्च 2026 तक अगर आप करते हो तो आपको खर्चा अलाउ हो जाएगा। उसके बाद करोगे तो 25-26 में अलाउ नहीं होगा। ये नॉर्मल मर्केंटाइल सिस्टम बोलता है। लेकिन हमारे पास एक सेक्शन है 43 बी, जो कि फायदा देना चाहती है किसको, तो 43 बी फायदा देना, 43 बी जो है वो फायदा देना चाहती है। और 43 बी फायदा देना चाहती है किसको, तो 43 बी फायदा देना चाहती है हमारे टैक्स पेयर्स को, हमारे बिजनेसमैन को। और वो फायदा देते टाइम क्या बोलती है, वो ये बोलती है कि अगर हमारे पास जो भी 43 बी का आइटम है, जैसे कि जीएसटी, तो एनी टैक्स सर्विस, तो ये सारे आइटम जो है वो किसके हैं, 43 बी के हैं। तो 43 बी को अगर आप ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग तक पे करोगे तो चलेगा, और उसके बाद अगर आप पे करोगे तो फिर वो नेक्स्ट ईयर में अलाउ होगा। मतलब ड्यू डेट तक पेमेंट करोगे तो प्रीवियस ईयर में अलाउ होगा, ड्यू डेट के बाद पेमेंट करोगे तो फिर वो क्या बोलते हैं, असेसमेंट ईयर में अलाउ हो जाएगा। तो यहाँ पर नीचे में लिखा हुआ है ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न इज 31 अक्टूबर 2026। इन विच प्रीवियस ईयर कैन इन विच प्रीवियस ईयर कैन द अबव पेमेंट्स कैन बी क्लेम्ड एज रिडक्शन, कि जो ऊपर दिए गए पेमेंट्स हैं वो कौन से ईयर में रिडक्शन क्लेम किए जाएंगे। तो ध्यान से देखना, जीएसटी टैक्स है 50,000 का अमाउंट है टोटल में, 20,000 पेड ऑन 14 अक्टूबर। तो बेटा 31 अक्टूबर तक अगर हुआ तो 25-26, 31 अक्टूबर के बाद हुआ तो 26-27। ध्यान से देखना,
31 अक्टूबर 2026 तक अगर है, और इसके अगर आफ्टर है, तो अगर इधर है तो 25-26, अगर इधर है तो 26-27। ठीक है, तो ये 14 अक्टूबर तो पहले हो गया, तो 14 अक्टूबर का ये कब अलाउ होगा? 25-26 में अलाउ होगा। मैं येलो बोल रही हूँ मतलब 25-26, और ग्रीन कर दूंगी मतलब 26-27। अब ये जो है वो कब जा रहा है? 15 जनवरी को जा रहा है, तो ये जाएगा किसमें? ग्रीन में। 30,000 ऑन 15 जनवरी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बोलता है 40,000 ऑन 14 अक्टूबर, तो ये 14 अक्टूबर मतलब 14 अक्टूबर ये आपका क्या बोलते हैं 25-26 में, और 15 जनवरी आपका जाएगा 26-27 में, और 24 जनवरी भी 26-27 में। 58,000 जो पे हुआ है वो जाएगा आपका इस साल में, और जो ये पे हुआ है 15 वाला वो जाएगा अगले साल में। फिर 25,000 पे हुआ 15 अगस्त को इस साल में, 30 सितंबर को पे किया है इस साल में, और अगर जो 20,000 है वो नेक्स्ट ईयर में। उसके बाद 1,20,000 14 अगस्त इस साल में जाएगा, और 15 जनवरी वाला अगले साल में जाएगा। ठीक है, और जो येलो येलो वाला है वो इस साल जाएगा, जो ग्रीन वाला है वो अगले साल रिडक्शन मिलेगी, वो भी 30 अक्टूबर के पहले और 31 अक्टूबर के बाद। आंसर बुक में मैं आपको दिखा देती हूँ, बिल्कुल ऐसे ही आंसर लिखा हुआ है। आपको ऐसे एक बॉक्स बनाना है, और जीएसटी अमाउंट 50,000, डेट, अमाउंट, प्रीवियस ईयर, ये चेंज होगा। ये 25-26 और 26-27, 25-26 और 26-27, 25, एक मिनट, 15-12 है ना, तो 26-27 में तो जाएगा। 26-27, 26-27, 26-27, 26-27, 25-26, 26-27, 26-27, 25-26, 25-26, 25-26, और 14 जुलाई हो गया आपका, तो ये आपका हो जाएगा 25-26। ठीक है, इस सबको काटे और इसके ईयर जो है वो अपडेट कर दें। और ऐसे अगर अगर आया एग्जाम में क्वेश्चन, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन का पैटर्न नहीं है, बट अगर आ गया तो आप इसको ऐसे देख सकते हो। मोर देन दिस, इस टाइप के इजी लेवल के क्वेश्चन अब एग्जाम में नहीं आते हैं, क्वेश्चन का लेवल बहुत बढ़ चुका है, तो सारी चीजें, सारे पॉइंट जो है वो एक एक पॉइंट में टेस्ट किए जाते हैं, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन के फॉर्म में कुछ भी टेस्ट नहीं किया जाता है। ठीक है, so this is up for today, and I hope you guys are liking the lecture and doing everything great. और अगर आपको कोई मतलब suggestions हैं, feedbacks हैं, तो you can definitely comment down below the video. We are daily reviewing your comments and views. और आपको कोई भी query है तो आप बिल्कुल आप ग्रुप में लिख सकते हो। और प्लस आई please request every one of you to please study daily and revise daily all of your things। ठीक है, आप चाहो तो चार्ट बुक से कर सकते हो, आप चाहो टेक्स्ट बुक से कर सकते हो, आप चाहो आपकी जो भी बुक है उससे कर सकते हो। अगर आपको प्रोविजन समझ आ रहे हैं, आप कैसे भी जो है वो आप डेली रिवाइज कीजिए। ठीक है, तो ये जो है वो आपका हो गया कंप्लीट, एंड वी आर डन फॉर टुडे। और एक चीज मैं आपको और बोलना चाहती हूँ, वी हैव स्पेसिफिकली मेड चैनल फॉर यू, चैनल प्लस क्या बोलते हैं ग्रुप। तो चैनल अगर आपने ज्वाइन कर लिया है तो यहाँ पर डेली नोट्स आते हैं, प्लस
यहाँ पर जैसे ही आप चैनल को ओपन करेंगे, ऊपर में क्लिक करेंगे, CSCM जो हेडिंग लिखी वहां पर अगर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर, तो आपके में यहाँ डिस्कस का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, सामने नीचे दिया हुआ लाइव स्ट्रीम म्यूट डिस्कस, और जैसे ही आप डिस्कस में क्लिक करेंगे, आप जो है वो ग्रुप में डाइवर्ट हो जाएंगे, जहां पर आपको नीचे मैसेज का ऑप्शन आएगा और आप मैसेज कर सकते हैं। सो प्लीज ज्वाइन द ग्रुप सो दैट वी कैन इंटरेक्ट बेटर। ठीक है, इतना काफी है। एंड थैंक यू एवरीवन, एंड थैंक यू फॉर ऑल योर लव इन यूट्यूब एंड ऑल योर सपोर्ट इन एवरीवेयर। Thank you so much, and thank you also to the students who have purchased the book. Please write your review in the, maybe in the, you can write your reviews in website as well. Yes, exactly, we have a website called as CAgram. तो आप CAgram की वेबसाइट में जाके भी रिव्यू लिख सकते हो, और प्लस क्या बोलते हैं, आप यूट्यूब के नीचे लिख सकते हो। इंस्टाग्राम में जब भी आप कोई प्रोडक्ट रिसीव करें हमसे, तो प्लीज उसका फोटो खींच के हमको टैग जरूर करिए इंस्टाग्राम में। और अगर आप हमको इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हैं तो हमारी आईडी है CA.RUPILJain.in, और जो हमारे क्या बोलते हैं ऐप और जो क्लास की आईडी है उसका नाम है CAgram.in। ठीक है, तो आप जो दोनों जगह पे बिल्कुल हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर ऑल योर लव।